ये सवाल बहुत दफ़ा मुझसे किया गया है, लेकिन मैंने कितना कर रहे हैं ये सवाल इंटरव्यू आप लगता है मैं मेरे बार मैं यही जो अभी तक आपको सक्सेस मिली है या जो पॉपुलैरिटी मिली है, हैज इट चेंज्ड यू इन एनी वे? यू फील लाइक यू परेशान हो गया हूँ मैं। क्यों? मैं पूछ तो नहीं रहा था, आप लेकिन पूछना, चले आप ये पूछना, इसका जवाब देना चाहते तो दे दें। आप पूछना यही चाह रहे हैं, और नहीं मैं नहीं, आप दे दें। नहीं, आप चाहते हैं कि मैं लाहौर वापस ना जाऊँ। मेरे आज के गेस्ट हैं वहाज अली, एंड एज ऑलवेज इससे पहले कि मैं उनकी मुलाकात आपसे कराऊं, मैं चाहूँगा कि उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूं, ताकि जब वो यहाँ आएँ तो हमारी कॉन्वर्सेशन उसके बाद की कहानी आपके साथ बयान करें। वहाज लाहौर में पैदा नहीं हुए, वहाज बहावलपुर में पैदा हुए। ये बात आप में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी। बचपन से ही वो बहुत ही शरारती बच्चे थे, अपने पेरेंट्स की नाक में दम करके रखा हुआ था। इकलौते बच्चे थे अपने घर के, लेकिन लाडले बिल्कुल भी नहीं थे। पेंटिंग का उनको बहुत शौक था, डायरी भी लिखा करते थे। इसी दौरान उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता थिएटर में भी काम करना शुरू किया। कॉलेज में भी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे इन एक्टिविटीज़ में। उनकी एक ज़िंदगी की ख़ास बात यह है कि उन्होंने एक टेलीविज़न चैनल के ऊपर इंटर्नशिप भी की है, और एक शो का वो बाकायदा बैक स्टेज हिस्सा भी रहे हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आए आपकी मुलाकात कराते हैं उस शख्सियत के साथ जो कि किसी के काबू में नहीं आ रहे थे, लेकिन आज आपके भाई के काबू में आ गए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग वहाज अली। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ये आप क्या ड्यूरिंग इंटरव्यू कॉल पे होंगे पूरा टाइम? मैं मेक श्योर कर रहा था कि इंट्रो आप ठीक दे रहे हैं कि लेकिन नहीं। मेरे कान में देख लें, कोई ना इधर ना उधर कोई आला मैं नहीं। लोगों से फीडबैक ले रहा था। लोगों से फीडबैक ले रहे थे। वहाज, हमने सुना था जी कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो ये क्यों आप डॉन बने में भाई? बिल्कुल डॉन नहीं हूं, उसको बिल्कुल नामुमकिन है पकड़ना। मैं आपने मुझे पकड़ लिया। बड़ी मुश्किलात के बाद पकड़ा हमने, यकीन करें। आपको तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई। आपने एक दफा मुझे कहा है। झूठ ना बोले, अल्लाह की कसम उठाए वहाज। आपने एक दफा मुझे कहा, लेकिन मैंने 1000 बार सोचा। क्यों सोचते हैं आप इतना इंटरव्यू देने से पहले यार? क्या प्रॉब्लम है? मैंने अभी कोई रिसेंटली मुझसे किसी ने पूछा था, तो आई जस्ट फील के मेरे पास कोई बात ही नहीं होती करने के लिए, क्या बातें करूं। इतना जबरदस्त आप काम कर रहे हैं यार, मतलब इतना माशाल्लाह आपका फैंडम है, इतने क्रेजी फैंस हैं आपके। हर ट्वीट के ऊपर, हर इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर, मुझे तो मैं डीएम के ऊपर हर जगह मैसेजेस आते हैं, वहाज को पकड़ें, वहाज का इंटरव्यू करें, वहाज को पकड़ें, वहाज का इंटरव्यू करें। तो क्या आप अपने फैन से प्यार नहीं करते? उन्हीं के लिए हूँ यहाँ पे। मेरे लिए नहीं आए फिर पकड़े की बात, ये सच्ची। नहीं, आप भी हैं एक रीज़न आने का, लेकिन डेफिनेटली वो बहुत एक प्रेशर था मेरे पे इंटरव्यू देने का, और मैंने सोचा कि अब वक्त आ गया है, ज़रा बैठ के बात कर ली जाए। यूजुअली ना हम जब अपना इंटरव्यू शुरू करते हैं तो हम जो भी आर्टिस्ट आते हैं उनके काम से शुरुआत करते हैं, बट आपके केस में इतने को मिस्टीरियस किस्म के आप इंसान मुझे लग रहा है कि आपकी तो ज़िंदगी के अंदर घुसना पड़ेगा हमें, और थोड़ा सा ये जंप स्टार्ट करना पड़ेगा बचपन से आपके। ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। करें आपसे? इकलौते बच्चे आप अपने घर के, लेकिन लाडले बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल और भी मारे भी खाई और डांटे भी खाई। बिल्कुल। क्यों आप इतने शरारती थे आज बचपन में? आई थिंक हर इंसान शरारती होता है। अच्छा। किसी की शरारतें बाहर आ जाती हैं, किसी की नहीं आ पाती। पढ़ाई में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ऐसे ना ना नहीं 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 मैं नहीं, ये नहीं सच्चा शो है भाई यहाँ पे। नहीं, पढ़ाई में इंटरेस्ट मेरा एज सच ये नहीं था कि मुझे वो बहुत कुछ पढ़ने लिखने का शौक था। हाँ, एक प्रेशर होता है घर वालों की तरफ से कि अच्छा करना है, परफॉर्म करना है, जो भी करना है बेहतरीन करना है, वो एक हमेशा करता रहा। लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट था वो हमेशा से एक्टिंग, ड्राइंग, डिबेट्स, इसमें रहा। तो पेंटिंग वेटिंग भी आप करते रहे, स्केचिंग भी आप करते रहे? बिल्कुल। और इसी वजह से फिर मैंने बिजनेस पढ़ के एनसीए ज्वाइन किया। बिजनेस पढ़ के आपने एनसीए ज्वाइन किया? अब देखें, वो अफान आए थे तो हमारे पास स्केच बुक थी, वो हमारी स्केच बुक ले गए। हाँ, वरना मैं ये उन्होंने आई थिंक बहुत अच्छा काम किया है। क्योंकि अगर होती तो मैंने आपको कहना था जरा आप भी एक स्केच बनाए ना मेरा। ठीक, आपने सबसे स्केच बनवाने। मैंने जो दावा करेगा आपके लिए मैं शीशा मंगवाता हूँ। आप अच्छी तरह बैठ के देखें। नहीं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काफ़ी तस्वीरें भी हैं इंस्टा पे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो दावा करेगा ना कि भाई हम पेंटिंग और स्केचिंग करते हैं, स्पेशली जो एनसीए से पढ़ के आए हैं, उनकी टेस्ट भी तो करना चाहिए ना, आपको नहीं लगता? बिल्कुल। आप इतने डिग्री हर हफ्ते आप टेस्ट ले रहे होते हैं। आपका तो कम ही लेते हैं हम। नहीं, क्यों? नहीं, आपको तो खुली छूट है।
सीरियसली काम जो आप इतना अच्छा करते हैं आज, आप काम इतना अच्छा करते हैं, और आप लोगों की जो भी जैसा भी फीडबैक है इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, इंकरेजमेंट मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, बेहतर काम करने को दिल करता है। और अगर कोई गलती आप लोग मेंशन भी करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसको ठीक किया जाए। फीडबैक की तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि आपके ऊपर ग्रोइंग अप एक, क्योंकि फैमिली ऐसी थी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, पेरेंट्स भी आपके, और एक्सपेक्टेशन यही थी कि आप भी CSS करेंगे, उसी तरफ निकलेंगे। आपको इनफैक्ट पुलिस में जाने का शौक़ था। मुझे पुलिस में जाने का शौक़ इसलिए था क्योंकि मुझे कंट्रोल करने का बड़ा शौक़ था। अब नहीं है? अब कंट्रोल हो रहे हैं। लेकिन बड़ी ये इंटरेस्टिंग बात है कि फाइनेंस में डिग्री लेने के बाद आपको ख्याल आया कि अब मुझे NCA जाना है। ये थोड़ा थॉट प्रोसेस समझाएं ना, और ये भी बताएं कि एट व्हाट पॉइंट डिड यू रियलाइज कि आपको अब एक्टर बनना है? देखिए, मैंने तो कभी भी ये एक प्लान का हिस्सा नहीं था। आई वॉज डूइंग फाइन इन माई करियर, मैं नौकरी कर रहा था। कहाँ पे कर रहे थे नौकरी आप बताएं आज? आपने बताया टीवी चैनल पे आप जी आई डोंट माइंड बताने में। पहले मैं समा पे था, फिर मैंने जियो ज्वाइन किया और मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था उस काम को भी। और आप कौन से शोज पे काम कर रहे थे? मैंने जी किए हैं, नई राहें किए हैं समा में, एक शो होता था द रीमा खान शो जी, वो किया है। वाओ। फिर मैंने आलिम ऑनलाइन भी किया है। ओहो। और यार ये आमिर लियाकत हुसैन नहीं, मैं बिलाल कुतुब साहब के साथ करता था। ओके। और नहीं है तो उसके अलावा मैंने पाकिस्तान आइडल किया और नादिया खान शो किया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो जो एक इंडस्ट्री की नब्ज होती है? नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए, वो इतने शोज में आपने एज प्रोड्यूसर, एज रिसर्च, ये फॉर्मेट शोज का जो ताल्लुक है ये बिल्कुल एक दूसरी दुनिया होती है। आई डोंट थिंक अफशा जो हैं इस शो की प्रोड्यूसर, वो शायद अग्री करें इस बात से, लेकिन हम लोग बहुत एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल भी बाहर की दुनिया का अंदाज़ा नहीं होता है, प्रेशर इतना होता है टास्क को अचीव करने का, और डिफरेंट, बिल्कुल एक डिफरेंट ज़िंदगी होती है। नहीं, मैं कोई आप पे खुदा ना खास्ता नेपोटिज्म वाला नहीं लगा रहा कि आप क्योंकि इन सारे शोज में काम कर चुके हैं तो आपके ताल्लुकात, इवन तो आप, मुझे ये ख्याल आ गया ये सवाल आपसे। नहीं, मेरे ताल्लुकात भी किसी के साथ नहीं थे। मैंने एक सीधा सा ऑडिशन दिया था और वो ऑडिशन रिजेक्ट हो गया था। उनको फिर बाद में कोई लड़का नहीं मिला होगा इतने कम पैसों में, उन्होंने मुझे बुला लिया। जिन्होंने रिजेक्ट किया उन्होंने बुला लिया। एंड व्हाट प्रोजेक्ट वाज दिस? आई विल नॉट टेल दिस। यानी इस मामले में भी विकिपीडिया झूठ बोल रहा है? विकिपीडिया में क्या लिखा हुआ है? बहुत सारी बातें लिखी हैं। विकिपीडिया पे तो काफी कुछ लिखा हुआ है, बट पहला जब आपने प्रोजेक्ट किया आपने किसी को नहीं बताया? क्योंकि एट दैट पॉइंट यू वर, किसी को नहीं बताया, जिन आपने फैमिली में किसी को नहीं बताया? एग्जैक्टली, मैंने किसी को नहीं बताया था। उसकी वजह ये थी, मैं बिल्कुल भी वो लोग थोड़ा इस पे भी कॉन्शियस थे कि मैं एक टीवी चैनल में काम कर रहा हूँ और मैं वो नहीं कर रहा जो मुझे करना चाहिए। उनका इसरार ये था कि आप, जैसे देखिए, उनका इसरार नहीं था, उनका कंसर्न था। अच्छा। क्योंकि मैंने बहुत पैम्पर्ड लाइफ गुजारी थी बचपन से लेके उस टाइम तक, तो दे वर जस्ट वरिड कि ये मतलब यहाँ पे पाकिस्तान के जो भी हालात हैं नौकरियों के, नौकरी कर नहीं पाएगा तो इसकी ऐसी नौकरी होनी चाहिए जो सेफ़ हो, जो आजकल जो बहुत कॉमन चीज़ है और हमेशा से रही है कि वालिदैन हमेशा से बहुत कॉन्शियस होते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं बच्चों को लेकर। तो बिल्कुल एक वो इन्वायरमेंट था घर पे। लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। तो NCA में आपने इंटरैक्टिव फिल्म मेकिंग को परसू किया? बिल्कुल। उस वक्त भी एक्टिंग का एज सच आप, उस वक्त भी बिल्कुल भी कोई नहीं था, क्योंकि इनफैक्ट दूसरे तीसरे प्रोजेक्ट तक मुझे बिल्कुल भी कोई ये प्लान नहीं था, इरादा नहीं था कि मैं एक्टिंग करूंगा या इस करियर को परसू करूंगा। अच्छा, इवन आफ्टर द सेकंड थर्ड प्रोजेक्ट? एग्जैक्टली। और उसके बाद जब मेरा काम मेरे घर वाले देखते थे, ख़ास तौर पे मेरी वालदा, तो वो कुछ खुश नहीं होती थी। अच्छा। तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट होता था कि ये वाई शी इज़ नॉट हैप्पी। वो हमेशा से उन्होंने मुझे कहा कि शायद एक फीलिंग थी कि कुछ कमी है, दैट यू नॉट गिविंग योर बेस्ट। एग्जैक्टली। या शायद मैं ना कर पाऊँ। उसके अलावा जब भी फीडबैक मैं देखता था इंटरनेट पे, तब भी फीडबैक, अब तो खैर माशाल्लाह बिल्कुल चेंज हो गया सब कुछ, लेकिन फीडबैक जब आता था तो फीडबैक बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता था। फीडबैक इतना बुरा होता था कि मैं सारी रात, कुछ रातें मुझे याद हैं, इतने बुरा फीडबैक था कि नींद नहीं आई थी मुझे कि यार मतलब मसला सारा ये है हमारे मुल्क में कि देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु नो द क्राफ्ट। और मुझे ये बात बहुत बाद में समझ आई। तो जो पहले का सारा काम था वो ऐसे लोगों में होता रहा कि जिनको खुद काम नहीं आता था।
तो So you're not just talking about actors, you're talking about directors and writers and producers and editors and everyone. देखें ये बड़ा सेंसिटिव काम है और वक्त ये वाहिद वो काम है कि जितना आप करते जाते हैं आपको उतना ज़्यादा समझ में आता है और उतना आपके लिए मुश्किल होता रहता है। क्योंकि नॉर्मल एक ऑफिस जॉब होती है, मैं कर रहा था, क्योंकि एक रूटीन बन जाती है ना, आपने सुबह आना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने ये करना है, वो एक पैटर्न है। लेकिन एक्टिंग वाहिद एक ऐसा काम है कि जितना आप करते रहते हैं उतना ही आपको मुश्किल लगने लगता है, उतना ही आपके लिए मुश्किल होता रहता है, क्योंकि आप गलती की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है, तो आपके पास गुंजाइश नहीं बचती कि आप गलती करें। तो जो इनिशियल मेरे करियर के दिन थे, मुझे नहीं पता था कि एक अच्छा डायरेक्टर कितना इम्पॉर्टेंट होता है कहानी के लिए। अब मैं वो अभी जो हमने बात की कि एज अ प्रोड्यूसर जब मैं काम कर रहा था, वो एक एंटायरली डिफरेंट दुनिया थी, डिफरेंट माहौल था। वहाँ पे जो तरीका था काम का, बेहतर काम का या बुरे काम का, वो बिल्कुल एक डिफरेंट फार्मूला था। यहाँ पे जब मैं आया तो मुझे लगा डायरेक्टर होता है, यू नो, डायरेक्टर के लिए एक प्रोजेक्ट होता है। जिस तरह हम लोग शोज़ डायरेक्ट करते हैं, वो अच्छी लाइट करते हैं, अच्छा कंटेंट जनरेट करते हैं, उतना ही अहम होता है डायरेक्टर ड्रामे का भी। एक बुरा स्क्रिप्ट एक अच्छा डायरेक्टर बचा सकता है, एक अच्छा स्क्रिप्ट एक बुरा डायरेक्टर नहीं बचा सकता। मेरे जहन में दो सवाल आ रहे हैं। एक ये कि आपने इंटरैक्टिव फिल्म मेकिंग अगर एनसीए से पढ़ी थी, तो आपने एट दिस पॉइंट ये क्यों नहीं डिसाइड किया कि यार कि बाकी लोगों को तो काम नहीं आ रहा, तो मैं स्टेप इन करता हूँ और मैं डायरेक्शन की तरफ चला जाता हूँ। या प्रोडक्शन आपने की हुई थी, तो ड्रामों की प्रोडक्शन बिल्कुल, मैं आपको रीज़न देता हूँ। मैं अब वो बात हमारी बीच में रह गई थी। जब मेरा दूसरा तीसरा प्रोजेक्ट आ रहा था, तो जब भी मैं किसी फैमिली गैदरिंग में जाता था या मैं फीडबैक पढ़ता था, तो मेरे से लोग डिसअपॉइंटेड ही होते थे। अच्छा। वो लोग कहते थे कि आप स्क्रीन पे जब भी आते हैं तो कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और लग रहा होता है कि आप डायलॉग कह रहे हैं, लग रहा होता है कि आप दिल से नहीं कह रहे। तो उस सारे प्रोसेस में वो जो सारा प्रोसेस था पहले कुछ प्रोजेक्ट्स का, उसमें मैं फंस गया था। मैं इसको बेहतरीन मैं अपना बेस्ट देना चाहता था और मुझे कोई वे आउट नहीं मिल रहा था। तो जो मेरी सारी एनर्जी थी ना, दिमाग का जितना भी फोकस था, वो उस सारे क्राफ्ट में लग गया कि इस क्राफ्ट को बेहतर कैसे कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये था कि मैं आपने इसको चैलेंज बना लिया, एक चैलेंज बना लिया, एक्टिंग करके दिखानी। एग्जैक्टली। तो वो उसका हिस्सा बन गया। और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये था कि मेरे वालिदैन जब मुझे स्क्रीन पे देखें तो वो ये ना समझें कि मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ कि शायद इसका रिटर्न मुझे नहीं मिलेगा और मैं अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था। तो मैं उसमें इतना मसरूफ़ हो गया इस क्राफ्ट को बेहतर करने में कि और सारी चीज़ें फेड होती गई, और सब अगर कुछ रह गया तो वो सिर्फ यही रह गया कि मुझे एक एक्टर बनना है। ये फीडबैक आपने बताया कि फ्रेंड्स और फैमिली से तो आ ही रहा था, पेरेंट्स का आपने बताया बड़ा स्ट्रॉन्ग फीडबैक आ रहा था, और कैसे आप असेस कर रहे थे? यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे आ रहे थे? मेरे ख्याल में ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फीडबैक तब मैटर करता है जब आप अपने घर में होते हैं। अच्छा। दुनिया आपको जो मर्ज़ी कह रही हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपके घर वाले आपको कोई चीज़ पॉइंट आउट कर रहे होते हैं तो उससे आपको फ़र्क पड़ता है। तो घर वाले तो अक्सर औकात बच्चों को अच्छे वो कहते हैं, मेरा पुत्र शहजादा, मेरा पुत्र सोना, ये मैं वैसे मेरा पुत्र हीरो। करण जौहर कहता है कि मेरी माँ को लगता था मैं हीरो आ सकता था। आप सोचें, आप अपने मुंह से कह रहा है वो बंदा। मेरी वालिदा को आज तक नहीं लगता। आपका उल्टा है। मेरा उल्टा है। तो ठीक है, ये अच्छी बात है कि घर पे अगर आपको फीडबैक आ रहा है और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आ रहा है, तो मुझे एक बात बताएं वहाज, आपको दिल पे नहीं लगी ये बातें? यार एक बंदा मेहनत कर रहा है और एक्टिंग बड़ा मुश्किल काम है, लोगों को लगता है कि आसान काम है, बट 12-12 14-14 घंटे रोज सेट के ऊपर आप इतनी मेहनत करके आ रहे हैं अपना। ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग कि उस वक्त भी आप अपने एंड से तो 100% दे रहे होंगे, बट अगर जितनी कैपेसिटी मेरी तब थी एज एन एक्टर, तब मैं 100% देता था। तो आपने ये क्यों नहीं कहा यार कि डूड आई कांट डू इट, सो खत्म नहीं करता मैं उस पॉइंट पे था। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने ऐसा नहीं सोचा। और आप जब थक जाते हैं तो आप थक के हिम्मत हारने वाले होते हैं, और जब आप हिम्मत हारने वाले होते हैं, अगर उस टाइम आप हिम्मत पकड़ लें तो फिर गेम चेंज हो जाती है। ओए, आपने बजाय, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। हाँ। और बजाय इसके कि मैं हिम्मत हार जाता, और मुझे लगा कि मुझे ये नहीं कहना आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद कि हाँ मैंने ट्राई किया था लेकिन नहीं वर्कआउट किया। मेरे ख्याल में देखने वाले और जो आपका ड्रामा देख रहे हैं व्यूवर्स, मैं खुद
और बाकी एग्री करेंगे कि अब जिस मोड़ पे आप हैं और जो काम आप कर रहे हैं, बीट जो बिछड़ गए, जो कि आपका मोस्ट रीसेंट प्रोजेक्ट है एज रूमी, दिल ना उम्मीद तो नहीं, इवन फितूर, इश्क जलेबी, वेरी पॉपुलर, क्रिटिकली एक्लेम्ड। अब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, क्रिटिकल अक्लेम भी है, पॉपुलैरिटी, TRPs भी हैं। तो ये जो ट्रांजिशन थी फ्रॉम समबडी हु कैन नॉट एक्ट और हु वाज कॉन्स्टेंटली बीइंग टोल्ड कि तुम अच्छा काम नहीं कर रहे, एंड समबडी हु वाज ऑन द वर्ज ऑफ क्विटिंग टू even doing dialogues in Bengali and coming up, keeping a Bengali accent, ये फिर जो आप from somebody who is about to quit to somebody who is doing all of this, ये ट्रांजिशन कैसे हुई? आपने अपने क्राफ्ट को बेहतर कैसे किया? अल्लाह ताला ने हर इंसान को इक्वल बनाया है। अगर आप सोच लें और आप एक अपने आप से एक प्रॉमिस कर लें कि ये आपको करना है, तो वो दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और तब मैंने यही एक प्रॉमिस खुद से किया था कि मैं इस काम को, इस क्राफ्ट को सीखूंगा, एटलीस्ट कोशिश ज़रूर करूंगा, और इसका रिज़ल्ट अल्लाह पे है। और उस कोशिश में ये अगर आज जो भी रिज़ल्ट है ये अचानक से नहीं हुआ, ये एक प्रोसेस चलता आ रहा है, एक सोच चलती आ रही है इसके पीछे कितनी सारी वो रातें हैं जो मैं सिर्फ ये सोचता था कि इस कैरेक्टर को कैसे बेहतर कर सकता हूँ, किन लोगों के साथ मुझे काम करना चाहिए। अपने इनिशियल प्रोजेक्ट्स में मुझे अपने इनिशियल अगर 2 साल में याद करूं कि बहुत थोड़े ऐसे डायरेक्टर्स थे, 1 या 2 होंगे जिन्होंने मेरी वीकनेसेस को पकड़ा, और बहुत सारे ऐसे थे जिनके साथ मैं काम करता गया और किसी ने मेरी वीकनेस को नहीं पकड़ा। और अगर वो कोई वीकनेस पकड़ रहा था तो वो आप लोगों का, घर वालों का, इंटरनेट पे फीडबैक था। लेकिन जब आप काम कर रहे होते हैं किसी भी कैप्टन के साथ या किसी भी एक ऐसे इंसान के साथ जो आपके डायरेक्टर्स होते हैं या जो भी लोग होते हैं, अगर वही आपकी वीकनेसेस को नहीं पकड़ रहे और एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे वो आपकी वीकनेसेस दुनिया पकड़ रही है, वो बड़ा एक अजीब किस्म की स्टेज होती है कि आपको समझ में आता नहीं कि आपको यकीन किसका करना है। उन लोगों का जो आपको देख रहे हैं, आपके काम से इंस्पायर हो रहे हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं और आपको बुरा कह रहे हैं या आप पे एतराज़ कर रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस से, या उसमें से नुक्ते निकाल रहे हैं, या उनका जिनके साथ आपने काम किया एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमें में, और उन्होंने आपके काम को ओके कर दिया, तो आपको जिनका एसेंशियली ये जॉब है, जिनका काम है ये, जिनका काम है ये, आपको नहीं समझ में आता कि आपको भरोसा किस पे करना है, उन पे करना है, सच कौन बोल रहा है। तो वो जो सच की तलाश होती है ना, वो बड़ी मुश्किल होती है। और अगर आप इस बात पे यकीन कर लें कि अगर कोई आपको बुरा कह रहा है तो ज़रूर आप में कोई बुराई है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको तो दुनिया बुरा कहती है, आप किस किस की बातों पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको एज ए पर्सन या आपके काम को लेके बेहतर कर सकती है, तो उस पर आपको ज़रूर गौर व फिक्र करना चाहिए। वो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था फिर जिसके बाद आपने रियलाइज़ किया कि यार ओके, आई एम बिकमिंग बेटर, और मुझे ये लगता है कि मैं अगर एक्टिंग को परसू करूं तो मैं इसमें मज़ीद बेहतरी ला के एक अच्छा अदाकार बन सकता हूं? आई थिंक वो प्रोजेक्ट कोई एक नहीं था, वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के कुछ हिस्से थे जिनको देखकर मुझे लगता था कि हाँ शायद मैं ये कर सकता हूँ। उन प्रोजेक्ट्स के भी कुछ हिस्से थे जिनको देखकर मुझे ये लगता था, और जिनको देखकर मेरे फेलो एक्टर्स को ये लगता था। मेरे करियर में, इनिशियल करियर में, मैं बहुत ऑब्जर्व करता था अपने सीनियर एक्टर्स को जिनके साथ भी काम करता था। मैंने सबसे पहले नुमान निजात साहब के साथ काम किया था, और मुझे याद है नोमी भाई मेरे जो क्लोजअप्स होते थे मेरे सीन्स में खड़े रहते थे, और मुझे जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो क्राफ्ट की बहुत बारीकी होती है वो समझाते थे। दिल से कैसे डिलीवर करना है, कितनी देर कैमरे में देखना है, क्या स्पेस होना चाहिए, बहुत उन्होंने मुझे, मेरे करियर में उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर आपको ऐसे लोग मिलते हैं आपकी ज़िंदगी में जो एज एन एक्टर आपके काम को लेकर बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू होता है उनका, बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं, बहुत ऑनेस्ट फीडबैक देते हैं, और उन पे आप भरोसा करते हैं। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उन लोगों के साथ काम करें जिनको इस काम से मोहब्बत है, और पता हो कि वो काम क्या कर रहे हैं, अलमिया ये कि पता ही नहीं है कि क्या काम कर रहे हैं। सो इट टुक यू अबाउट, आई वुड से, अ गुड कपल ऑफ ईयर्स। आप अग्री करेंगे 2 साल आपको लगे समझने में? देखिए, पहले 3 साल मुझे लगे ये समझने में कि किन लोगों के साथ काम नहीं करना। ये आपने अब गहरी बात कर दी है। 3 साल आपको ये फिगर आउट करने में लगेगा कि किन लोगों के साथ काम नहीं करना। एग्जैक्टली, क्योंकि माशाल्लाह अब टैलेंट बहुत है
और हर इंसान को एक्टर बनने का शौक है, हाँ ठीक है। अब हर इंसान में एक एक्टर है, हर इंसान में बुरा इंसान भी है, हर इंसान में अच्छा इंसान भी है, हर इंसान में सेल्फिश इंसान भी है, हर इंसान में हैवान भी है। अब वो और हर इंसान में एक राइटर भी है, हर इंसान में एक राइटर भी है। हम बहुत सारी ज़िंदगियाँ जी रहे होते हैं। अब ये सोसाइटी के सामने हम कौन सी ज़िंदगी किसको दिखाना चाहते हैं, ये हमारे हाथ में है। आपसे जो मेरा ताल्लुक़ है आपको पता है जी, वो यहाँ पे नासिर भाई को पता चल सकता है ना, आपकी प्रोड्यूसर को पता चल सकता है, जो असर भाई से ताल्लुक़ है, असर भाई को चल सकता है, चल से इन्हें बता दें। हाँ तो ये घर पे आप जाते हैं, आप एक डिफरेंट इंसान होते हैं, आप वहाँ पे डिफरेंट इंसान होते हैं। तो ये सोसाइटी, तो एक्टर हर इंसान है, हर इंसान एक्टर है। वो जो टीवी के पीछे वो कैमरे के पीछे खड़े हुए हैं वो भी एक्टर हैं, वो अब इस टाइम कुछ और सोच रहे हैं लग रहा है, लेकिन हर इंसान में है ये एक एलिमेंट। ट्रू। आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की। आपका कहने का मकसद ये है कि ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे मोर देन बिल्कुल मुझे नॉलेज होना कि आपने किसके साथ काम करना है, ज्यादा बेहतर है कि आपको बिल्कुल किसके साथ काम नहीं करना है, क्योंकि वो आपका कबाड़ा कर देगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस पॉइंट पे था कि शायद मैं आज यहाँ ना बैठा होता, किसी कमरे में बैठा होता और घर जा रहा होता अपना आज का पूरा दिन का काम ख़त्म करके। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। होता ये है कि इनिशियली जब आप आते हैं, बहुत सारे यंग बच्चे यहाँ आते हैं, टैलेंटेड होते हैं, वो एक्टर बनने आते हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के पास चले जाते हैं जिनको क्राफ्ट का पता ही नहीं है। तो ना तो वो पॉलिश हो पाते हैं, और अगर उनमें कुछ पोटेंशियल है भी तो वो पोटेंशियल नज़र ही नहीं आ पाता, वो मिस आउट हो जाता है, और वो मेरी तरह मायूस होकर वापस चले जाते हैं। तो ये जो मामला है ना, ये बड़ा ख़तरनाक है। आपकी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम ऐदे वफा, क्या थॉट प्रोसेस था? बिकॉज ऐदे वफा वाज प्रोबेबली दैट प्रोजेक्ट, और स्टिल टू डेट इज दैट प्रोजेक्ट जिसको सबसे ज़्यादा सक्सेस मिली है प्रोबेबली इनमें से, राइट? आई एम श्योर you'll agree। जितने व्यूज ऐदे वफा को मिले, जितने यूट्यूब के ऊपर मल्टीपल, वो ISPR ने भी अपलोड किया, चैनल ने भी किया, व्यूज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ बताए ना। एज एन एक्टर है या नहीं? एज एन एक्टर मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। एज एन बट इंडस्ट्री गेज नहीं करी वहाँ, TRPs के ऊपर, व्यूज के ऊपर, लोगों की कास्टिंग इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के ऊपर जो बिछड़ गए आपके सामने है। जब आपका काम या किसी भी किस्म की कोई आर्ट फॉर्म हो, और अगर आप उस आर्ट को देखकर या उस क्राफ्ट को देखकर या किसी भी ऐसी चीज़ को देखकर खो जाएं, चाहे 10 सेकंड के लिए ही सही, तो आई थिंक आप अचीव कर लिया आपने। आपको इस बात से दुख नहीं पहुंचा था कि दिल ना उम्मीद तो नहीं को उस तरह के व्यूज नहीं मिल रहे थे जैसा शायद वो प्रोबेबली वो ड्रामा डिजर्व करता था? दिल पे तो लगती होगी बात यार। ये तो बड़े दिल से बात की है आपने। ऐसे ही है। नहीं डेफिनेटली अफसोस होता है, लेकिन आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इसलिए अफसोस नहीं होता कि सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट के व्यूज़ नहीं आ रहे। देखिए, मैं हमेशा से शायद मैंने कहीं टेलीविज़न पे बोली है बात कि हम सबको रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म की तरफ जाना पड़ेगा। एज एन एक्टर, ओहो, रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म, वो क्या होता है? सर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्पोकन लाइक अ ट्रू फाइनेंस गाय। नहीं, नॉट एट ऑल। एज एन एक्टर हम ग्रो कर रहे हैं, एज एन एंकर आप ग्रो कर रहे हैं, एज ए प्रोड्यूसर्स बहुत सारे लोग ग्रो कर रहे हैं। तो जहाँ आप इतना ग्रो कर रहे हैं तो आप पे भी एक जिम्मेदारी है कि आप जिस सोसाइटी में ग्रो कर रहे हैं, सोसाइटी को कुछ दें वापस, री इन्वेस्ट करें। एग्जैक्टली आप उनको आप पे देखें बड़ी, एज एन एक्टर आप पे, एज ए प्रोड्यूसर आप पे, एज एन एंकर आप पे भी बड़ी एक भारी जिम्मेदारी है। लोग आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं। तो आप कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते जो इररिस्पॉन्सिबल हो। आप अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी वजह से या किसी XYZ की वजह से कोई ऐसी इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल बात नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका नुकसान सबको उठाना पड़ता है, चाहे थोड़ा थोड़ा ही सही। अब ये जो प्रोजेक्ट आपने नाम लिया, दिल ना उम्मीद तो नहीं, इसमें आपके सामने जो भी कंटेंट था, इवन जो बिछड़ गए, इसमें जो भी कंटेंट है, उसमें हम लोगों को एक में किस तरह से सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट किया गया है, कितनी डेप्थ के साथ, कितनी सेंसिटिविटी के साथ। तो ये बातें होना, ये प्रोजेक्ट्स होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिड यू फील चीटेड आफ्टर ऐदे वफा? ऐदे वफा में जो 4 लीडिंग मैन थे हमारे, इट वाज यू एंड अहमद अली अकबर एंड उस्मान खालिद भट्ट एंड नाहद रज़ा मीर, और काफ़ी हद तक फैंस ने भी ये फील किया कि जो स्पॉटलाइट थी
वो उस्मान और आहद के किरदारों पे ज़्यादा थी। आपने जब वो प्रोजेक्ट आया ऑन एयर और आपने ऑब्वियसली सेल्फ असेस भी किया होगा, प्रोड्यूसर भी आप हैं, आपको लगा कि यू एंड अहमद वर प्रोबेबली चीटेड? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। देखिए ये सवाल बहुत दफ़ा मुझसे किया गया है, लेकिन मैंने किधर कर रहे हैं ये सवाल, इंटरव्यू आप लगता है मेरे बार मैं ये नहीं, ये इन राइटिंग जो ये प्रिंट के इंटरव्यूज होते हैं उसमें ये क्वेश्चन हुआ था मुझसे, और मैंने उसमें भी यही कहा था कि कहानी में हर एक का हिस्सा होता है। इसमें सबको शायद ऐसा इसलिए लगा हो कि जो पहला एक फेज़ था उस कहानी का उसमें उनका हिस्सा था, और जो आखिरी फेज़ था उसमें मेरा हिस्सा आया था। तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे जब इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा आपके सामने आया था और वो कहानी इतनी अच्छी निकल कर आई थी और वो एक डिफरेंट कहानी थी, कोई औरतों पे फोकस्ड कहानी नहीं थी और लोगों ने फिर भी इतना पसंद किया, तो आई एम वेरी हैप्पी विद द रिज़ल्ट। आप लोग क्योंकि अब ऐदे वफा को आए हालांकि काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन हमारी मुलाकात अब हो रही है, बिल्कुल, तो लोग ये जानना चाहेंगे सेट के ऊपर कैसा माहौल था? आप थे, आहद, उस्मान, अहमद, आपस में आप सबकी इक्वेशन कैसी है? बिल्कुल जैसी आपको ऑन स्क्रीन नज़र आई है। अच्छा, और ऑफ स्क्रीन उससे भी ज़्यादा बेहतरीन थी। कोई भड्डे नहीं थे आपस में? नॉट एट ऑल, कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई? कोई नहीं। हम बात कसम है, अल्लाह की कसम मैं कह रहा हूँ, मतलब सच बताना। फिर कैसे कर लें, किसी को भी कॉल आप पूछ लें। नहीं, ओके चलो, आई ट्राई। पक्की बात है 100%। यानी मैं वो बातें ना बताऊं जो मुझे पता है? नहीं बताएं आप, मैं आपको ये बताऊंगा कि वो सच है कि झूठ है। यानी कि नहीं लड़ाइयाँ हुई? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। कोई एक नहीं हुआ कंसर्न शो किए गए कि यार के XYZ का काम X का ज़्यादा है तो Y का थोड़ा है, और बिल्कुल भी नहीं, A B का है ही नहीं? बिल्कुल भी नहीं। कोई इस तरह की बात? क्या पता ये हमने खुद क्रिएट किया हो जस्ट टू PR के लिए, हाइप बनाने के लिए। बट यू गाइस स्टिल आर इन टच, यू, अहमद? यस वी आर। अभी आपके साथ तो मुलाकात हुई थी अहमद से, तो ऑफ कोर्स हुई। मैंने देखा ऑफ कैमरा वहाज और अहमद की बड़ी अच्छी दोस्ती है, ये तो मैंने अपनी आंखों से देखी है। लेकिन आपकी और उस्मान की आप बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, सेम है, सब आपस में बडीज हैं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। ऐदे वफा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था और फिर हमारी कॉन्वर्सेशन हो रहेगी। ऐदे वफा की जब एक वेव चली और उसके बाद ऑब्वियसली इमेंस पॉपुलैरिटी, और आप लोग तो लीडिंग मैन थे, उसके अलावा भी बेशुमार एक्टर्स जो थे who suddenly came into the spotlight. What was going on in Wahaj Ali's head at that point in time? क्योंकि परफॉर्मेंस भी एक्नॉलेज हो गई थी, TRPs भी आ गई थी, क्रिटिकल एक्लेम भी टू अ लार्ज एक्सटेंट आ गया था। उस वक्त क्या सोचती कि अब मैंने क्या काम करना आगे? या और एक सवाल और ऐड करना चाहूँगा, did at that point you realize that you had finally arrived? नॉट एट ऑल, मुझे तो अभी भी नहीं लगता। अभी भी नहीं लगता? अभी भी नहीं लगता, और अच्छा रहेगा कि मुझे कभी ना लगे ये ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि अगर ये ऐसे चलता रहेगा तो एक खौफ बना रहेगा अच्छा परफॉर्म करने का और बेहतर काम करने का और डिलीवर करने का। और अगर ये खौफ जब तक है तब तक सब लोग तारीफ़ भी करेंगे, एडमायर भी करेंगे, लेकिन अगर ये खौफ ख़त्म हो जाएगा तो फिर मेहनत शायद उतनी नहीं हो पाएगी। तो मुझे डर लगता है, मैं चाहता हूँ ये ऐसे ही मामला चलता रहे कि आपने ये बात की ना कि उस वक्त क्या लगा, तो जब भी मैं कोई किरदार कर रहा होता हूँ, अभी भी आपके साथ सेट पे बैठा हूँ, तो ये वो वाला टाइम है जिस वक्त मैंने अपना काम मुकम्मल करवा लिया है और मैंने अभी तक अपना कोई अगला कैरेक्टर मेरे दिमाग में चलना नहीं शुरू हुआ। तो जो टाइम होता है ना एज एन एक्टर मेरा अब कि अगर मैंने कोई किरदार टेकअप करना होता है या मैं शूट पे जा चुका हूँ, तो तब सिर्फ मैं उस किरदार के बारे में सोच रहा होता हूँ ओवरऑल। मुझे याद है कि जब मैं घिसी-पिटी कर रहा था और मैं घर गया, तो वो आप कभी कभी किरदारों को घर लेके जाते हैं, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर से वो सब कुछ निकल रहा होता है, वो आपके साथ रहते हैं। तो मेरे घर वालों ने कहा प्लीज़ इस तरह के कैरेक्टर्स दोबारा ना करना। क्योंकि तो अब इसका मतलब है, देखें, अब अगर घर वालों ने ये बोला तो इसका मतलब है बिलीवेबिलिटी आ गई आपकी परफॉर्मेंस में। बिल्कुल। वो फ्रॉम बीइंग एट अ स्टेज जहाँ पे वो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आप सही नहीं कर रहे, उनको लगा इतना सही कर रहे हैं कि शायद हमारा लड़का ऐसे ही ना बन जाए। तो यार ये ना करो तुम। बिल्कुल, अब वो कहते हैं बिल्कुल। और ये मैं इसको एज ए कॉम्प्लीमेंट। नहीं, ये हमारी भाभी ने कहा था या अम्मी ने, आंटी ने कहा था? नहीं, ये मेरी बेगम ने कहा था। जी ठीक है। और मैंने कहा था बिल्कुल सही है, कोशिश करूंगा, लेकिन मज़ा इतना आया था घिसी-पिटी करने का। भाई somebody who is a leading man of the dramas and obviously moving forward, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये सोच होगी कि आप as a
जो कन्वेंशनली हम हीरो टर्म यूज़ करते हैं, बट आई थिंक ये आउटडेटेड टर्म हो गया, बट एज द प्रोटैगनिस्ट आप ड्रामों में काम करना चाहते हैं या मूविंग फॉरवर्ड ऑल्सो, तो फॉर अ पर्सन लाइक दैट आप एक 4 किस्तों 5 किस्तों 6 किस्तों का रोल टेक ऑन कर लेते हैं, तो आपको रिस्की नहीं लगता ये कि यार कि मैं ये कर रहा हूँ तो ये बैकफायर ना कर दे कहीं, लोग मुझे ये ना समझने लगेंगे कि मैं सपोर्ट एक्टर की कैटेगरी में चला गया? जिस भी काम में आपकी ऑनेस्टी इन्वॉल्व होगी उसमें आपको फेलियर के चांसेस बहुत कम होंगे, चाहे वो एक सीन के लिए आप आएँ या 1 मिनट के लिए आएँ या 1 सेकंड के लिए आएँ, लेकिन वो अगर 1 सेकंड, वो 1 मिनट, वो एक किस्त अगर आपके अंदर मौजूद है और आप डिलीवर कर रहे हैं दिल से, तो उसका इम्पैक्ट आखिरी 50 किस्तों तक रहना है। नहीं, वो तो मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, मैं यही बात कह रहा हूँ कि क्योंकि एक इस तरह के छोटे रोल में अगर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो लोगों को लगेगा यार कि इसी रोल में रहने दो, फिर इसी तरह के कैरेक्टर्स दो। आई थिंक अब वक्त बहुत बदल गया है। बदला है यार या नहीं बदला? बताएं आप। अब वक्त बदल गया है, बिल्कुल भी अब ऐसा वक्त नहीं रहा कि अब टाइप कास्ट होते रहे, ऐसा वक्त हो रहे हैं यार, वहाँ जाए ऐसे तो ना बोले। नहीं देखें, वो एक सो मेनी एक्टर्स हु कंप्लेन कि उनको नहीं उस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलनी, कई सालों से लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं, उनको वो बिग ब्रेक अभी भी नहीं मिल रहा। माशाल्लाह यू आर लकी कि आपको वो बिग ब्रेक मिल गया, एंड येट यू आर चूजिंग टू ऑप्ट फॉर कैरेक्टर्स जो कि उस तरह से स्क्रीन टाइम डोमिनेट नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल आप बात आपकी बिल्कुल सही है और मैं सेकंड करूंगा इस बात को कि ऐसा हो रहा है, लेकिन सिर्फ कंप्लेन करने से बात नहीं बनेगी। कंप्लेन करना इज़ नॉट रिक्वायर्ड, नॉट इम्पॉर्टेंट। आप अगर अपने क्राफ्ट पे मेहनत करते रहेंगे ना, आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो उसके रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। कब तक कहेंगे, कब तक टाइप कास्ट करेंगे? मैं ना करता किसी पीरी मोहब्बत, या ना करता कि ऐसे कैरेक्टर्स जिसमें मैं डिलीवर ना कर पाता, या अगर एक ही तरह के किरदार करता रहता तो पता ही ना चलता कि पोटेंशियल क्या है, रेंज क्या है। सो बेसिकली यू आर कॉन्फिडेंट इन योर एक्टिंग स्किल्स सो मच कि आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है कि यार आई एम कॉन्फिडेंट उन लोगों पे जिनके साथ मैं काम करता हूँ। मैं अपने पे मुझे अभी उतना भरोसा नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों को चुनना चाहता हूँ आगे भी, और अभी चुनता रहा हूँ कि जिनको क्राफ्ट को पता है, जो आपको जाया नहीं होने देंगे, जो जाया नहीं होने देंगे। इवन इन दोज एपिसोड्स यू विल हैव इनफ ऑफ एन इम्पैक्ट, ऐसा नहीं लगेगा यार कि ओ ये सपोर्ट एक कैरेक्टर। बिल्कुल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग थॉट है। और फिर ये मेरे ख्याल में ये जो आपने विनिंग फार्मूला एक अपना लिया है, माशाल्लाह सो फार इट सीम्स टू बी गोइंग वेरी वेल इन योर फेवर। अब थॉट प्रोसेस फिर क्या है? एसेंशली आपने किया ऐदे वफा, मैसिव पॉपुलर ड्रामा, फिर आपने दिल ना उम्मीद तो नहीं, आई थिंक साइन किया था, तभी आपका दिल ना उम्मीद तो नहीं, एक साथ साइन किए थे, थोड़ा सा लेट शूट शुरू हुआ था, लेकिन अब थोड़े दिनों बाद ही दिल ना उम्मीद तो नहीं के बाद हमने आपको किसी भी मोहब्बत में देखा, सॉर्ट ऑफ अ कैमियो अपीयरेंस। फिर हमने आपको फितूर में देखा एज सेकंड लीड, नॉट एज मेन लीड, और फिर आपको हम देख रहे हैं अब, और फिर हमने आपको इश्क जलेबी में देखा, एक रमजान ड्रामा जो कि जियो का रमजान ड्रामा था। इट वाज ऑब्वियसली अगेन अ वेरी रिस्की मूव ऑन योर पार्ट, क्योंकि रमजान ड्रामा पहली बार आई थिंक जियो करने जा रहा था, कोई पता नहीं था चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन उसमें भी जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा था, मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा उन पे था, प्रोड्यूसर्स पे। वजाहत भाई इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर। उन्होंने जिस तरीके से कहानी को इंटरेस्टिंग बनाया, और ये सारे जितने भी ये जो इम्प्रोवाइजेशन थी वो नामों की उस कहानी में, पेठा, बालूशाही, लड्डू, ये सब उनकी तख्लीक थी। और वो तभी मैं बात करता हूँ कि कोई भी डायरेक्टर अगर इंटेलिजेंट डायरेक्टर है तो वो कहानी को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। गोइंग बैक टू माई क्वेश्चन देन, प्रोसेस क्या है? स्क्रिप्ट आ रहे हैं, आई एम श्योर आ रहे होंगे, अच्छी परफॉर्मेंसेज के बाद कोई प्रोसेस नहीं है, वो कुछ तो होगा, कोई भरोसा खुद पे और जिनके साथ काम कर रहा हूँ उन पे। सो बेसिकली आई जस्ट डोंट थिंक, मैं ज़्यादा नहीं सोचता हूँ, मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि मुझे इसको फील कैसे करना है, किसी भी कैरेक्टर को इसे कन्विंसिंग कैसे करना है, और इसमें अपना 100% कैसे देना है। तो आपके लिए कुछ एक्टर्स की प्रायोरिटी होती है ना यार, कि स्क्रिप्ट क्या है, मेरा उसमें कैरेक्टर कितना है, स्क्रीन टाइम कितना है। आपके लिए ये है कि भाई टीम कौन सी है, वो टॉप आपकी प्रायोरिटी। एग्जैक्टली, ये भी मैटर करता है कि स्क्रिप्ट किसका है, कौन लोग हैं साथ, मैटर करता है, बिल्कुल करता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी स्क्रिप्ट दे दें, कोई भी। लेकिन आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि एक अच्छे कप्तान के पास चीज़ भी अच्छी आती है। तो अगर आप कप्तान अच्छे चुन रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आपकी जो कश्ती है वो चलती रहेगी। विनिंग, एक और विनिंग बात आपने बताई है। जो बिछड़ के आपने चूज़ किया, अब ऑन पेपर अगर
कोई भी जो बिछड़ गए को पढ़ता जब आपके पास आया होगा तो वो यही सोचता है यार कि इस ड्रामे को करके मुझे क्या फ़ायदा हासिल होगा, बिकॉज टॉपिक ऐसा है कि शायद अवाम मासेस जो हमारी मास ऑडियंस है वो इंटरेस्टेड नहीं होगी। एक कहानी है जो कि पास्ट में है, मुश्किल हद दर्जा चैलेंजिंग एक रोल है, बंगाली एक्सेंट टेक ऑन करना है, मिस होगा सही से होगा नहीं होगा उसकी अलग टेंशन, लेकिन आपने ये डेयरिंग मूव कर डाली। अगेन हाइसम हुसैन इज़ वन ऑफ दोज नेम्स के अगर किसी भी एक्टर को उनके साथ काम करने का मौका मिलता है तो उनको ज़रूर करना चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जब मैंने वो स्क्रिप्ट पढ़ा था, नॉर्मली हीरो हीरोइंस के जो आर्क्स होते हैं कैरेक्टर के वो आपस में होते हैं या कहानी के एक दो लोगों के साथ होते हैं, दैट्स इट। लेकिन जब मैंने रूमी का किरदार पढ़ा था तो उसका जो आर्क था कहानी के हर कैरेक्टर के साथ था, उसका कॉन्फ्लिक्ट, उसका रिलेशनशिप, चाहे वो उसके चचा का किरदार हो, चाहे वो सोनिया का किरदार हो, चाहे वो कॉलेज में स्टूडेंट्स का किरदार हो, एक हर कैरेक्टर के साथ उसका एक आर्क बन रहा था, तो जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और उस कैरेक्टर में बहुत डेप्थ लगी। मैंने हमेशा जो है आपस में भी हम लोग ये बात करते हैं ऑफिस में, जब भी मैं हाइसम सर के पास होता हूँ या जब भी हम आपस में एक्टर से बात कर रहे होते हैं, अगर ओपन चॉइस होती मेरे पास तो भी मैं रूमी सेलेक्ट करता, क्योंकि मुझे उसमें बहुत डेप्थ लगी थी इन अ वे, और फिर जो लोग उसको बना रहे थे उन पे मुझे पूरा भरोसा था कि वो अच्छा निकलेगा। और बंगाली का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेरा बिल्कुल भी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं बंगाली बोलूँगा या इसको एक्सेंट में करेंगे, लेकिन ये अगेन हाइसम साहब ने मुझे चैलेंज दिया कि करना है तो भाई इसी में करना पड़ेगा वरना ये नहीं हो सकता। तो उसके बाद मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इसमें बहुत सारी मदद मिली मुझे, बहुत सारी। कहाँ से मिली मदद? बांग्लादेश में जो मेरे फैंस हैं उन्होंने हेल्प आउट किया। माशाल्लाह, आई एम टचवुड लकी इनफ टू हैव दोज फैंस कि उन्होंने रात दिन एक किया मेरे साथ, क्योंकि हम लोग रात में शूट किया करते थे, तो 3 बजे 4 बजे जब भी मैंने उनसे किसी भी किस्म की सपोर्ट मांगी मुझे वहाँ से तो मिली। कैसे आप उनसे डायलॉग शेयर करते थे, उनसे पूछते थे, वो वॉइस नोट के थ्रू वो बताते थे कि उसमें ये होता था कि मैं डायलॉग जो हमारे उर्दू के डायलॉग्स होते हैं वो मैं उनको वैसे वॉइस नोट में भेज देता था। अच्छा। और वो डायलेक्ट में मुझे वापस भेज देते, और जो बंगाली में हमें चाहिए होते थे हम उसी तरह उनको बता देते थे कि ये डायलॉग है ये हमें बंगाली में कन्वर्ट करके भेज दें, और हम उसको डिलीवर कर देते थे। फिर एक दफ़ा मेरा प्रैक्टिस सेशन भी होता था कि मैं खुद बोलता था, उनको भेजता था, और अगर वहाँ से कुछ थोड़ी सी करेक्शन होती थी तो वो करके फिर वापस भेजता था, जो कि बहुत होती थी। अल्लाह ऐसे फैंस सबको दे भाई कि ये फैंस ने इतना मदद कर दी, बड़ी एस्टॉनिशिंग बात है। लेकिन वहाज, आपने ये कहा कि आपको नहीं पता कि इफ़ यू अराइव्ड और नॉट, और आप चाहते हैं कि आपको कभी पता भी ना लगे। मेरे ख्याल में बशमूल मेरे सबको अब अंदाज़ा हो गया आफ्टर जो बिछड़ गए एंड रूमी दैट यू हैव इंडीड अराइव्ड। आप अपने काम को कितना सेल्फ असेस करते हैं या नहीं करते, या आप फीडबैक पे चलते हैं भाई जो लोग कह रहे हैं, जो घर वाले कह रहे हैं? नॉट एट ऑल। अब तो बहुत ज़्यादा मैं खुद को लेके बहुत क्रिटिकल हूँ, एनालाइज करता हूँ, और कभी कभी मुझे गलतियाँ नज़र आ रही होती हैं लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं नज़र आ रही होती, और कोशिश करता हूँ कि वो गलतियाँ भी ना बाकी रहें। रिसेंटली जो आपने किरदार किए, फितूर में हमज़ा आपने प्ले किया, दिल ना उम्मीद तो नहीं आपका है, बासिम आपने प्ले किया, इश्क जलेबी में, एंड नाउ रूमी इन जो बिछड़ गए। इन सारे किरदारों को आप कैसे असेस करते हैं? मुड़ के देखा आपने, एपिसोड देखते हैं अपना ड्रामा आप देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं, और एपिसोड देख के एज एन एक्टर मुझे लगता है कि अपने आप को सबसे ज़्यादा करेक्ट आप तभी कर सकते हैं जब आप अपना काम देख रहे हैं, क्योंकि आप को नज़र आ रही होती हैं बहुत गलतियाँ, आपको बेहतर कैसे करना है। मुझे तो आज भी लगता है ये सारे कैरेक्टर्स जितने मैंने परफॉर्म किए हैं इसमें ये बहुत बेहतर हो सकते थे, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, और अगर मुझे कभी दोबारा मौका मिला तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि वो गलतियाँ बाकी इनमें से आपकी सबसे वीक परफॉर्मेंस कौन सी थी आपके एतबार से? फितूर यू थॉट दैट वाज अ वीक परफॉर्मेंस? मुझे तो खैर सारी किसी हद तक वीक लगती हैं, लेकिन हाँ फतूर आई थिंक बेहतर हो सकता था। व्हाई डू यू से दैट? क्या वजह है? मेरा क्रिटिसिज्म ये था यार कि ये लड़के को इतना ड्रग एडिक्ट और वो दिखाया है, बट अपीयरेंस वाइज तो ये हीरो से बढ़ के हीरो लगता है।
ये तो लगता है कि यार ये शहजादा है कोई जो परिस्तान से आया अपनी परी को लेने। एक एलिमेंट वो भी था। ऐसा नहीं बोलूँगा कि नहीं वो कोई गलती नहीं थी, हाँ वो गलत थी तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कभी कभी बेनिफिट ऑफ डाउट दे देना चाहिए कि शायद उसको फ़र्क ना पड़ता हो ड्रग्स से। बड़ा कोई माई दलाल इन्हें फ़र्क नहीं पै रहा। बट द गुड थिंग इज़ वहाज कि जब फितूर में ये क्रिटिसिज्म हमारी तरफ से भी हुआ और शायद आपने भी आई डोंट नो सेल्फ असेस किया या नहीं किया, बट जो बिछड़ गए में जो आपने ट्रांजिशन की है अपनी बीच बॉडी लैंग्वेज या जिस तरह से आपने बिकॉज उस ड्रामे में भी जो आप बात करें आर्क की, एक कैरेक्टर आर्क है, तो उस आर्क के साथ साथ अपीयरेंस में भी एक विजिबल फर्क हमें नजर आ रहा है। तो हाउ मच ऑफ अ कॉन्शियस एफर्ट डिड यू पुट इनटू मेकिंग श्योर और इंश्योरिंग कि यार ये रूमी अपने आर्क के साथ इस तरह जस्टिस करता रहे? मैंने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। ये सारी जिम्मेदारी हाइसम साहब की थी एंड मुझे सिर्फ उन पर भरोसा था कि वो जो कुछ भी करेंगे वो कन्विंसिंग बना लेंगे इसको। और जब हम लंबे बाल कर रहे थे उसमें तो मैं थोड़ा परेशान था। मैंने उनसे डिस्कस भी किया कि हम ये बाल कर रहे हैं, कैसे जस्टिफाई करेंगे और किस तरीके से करेंगे और ये इतना चेंज ओवर कैसे लेकर आएंगे। लेकिन वो बड़े वो उनके जहन में था कि नहीं ये इसको ऐसे ही होना चाहिए एंड ट्रस्ट मी। ये उन्होंने एग्जैक्टली मुझे बोला था। दैट्स व्हाट आई डिड। जो बिछड़ गए की सबसे चैलेंजिंग बात क्या थी आपके लिए? बंगाली एक्सेंट। क्योंकि जब भी आप किसी भी किस्म का डायलेक्ट पे जा रहे होते हैं, आपके पास अपने एक स्ट्रेंथ आप मिस कर रहे होते हैं, अपना कंफर्ट जोन से आप निकल रहे होते हैं, तो उसको एफर्टलेस दिखाना, उन इमोशंस को उस तरीके से उतनी कन्विंसिंगली उसको पोर्ट्रे करना वो ज़रा मुश्किल हो जाती है। क्योंकि आप डायलेक्ट में फंसे हुए होते हैं, आप इमोशन में फंसे हुए होते हैं, तो आपको समझ नहीं आता कि ज़्यादा बेहतर क्या निकल रहा है। तो वो जो एफर्टलेस उसको करना डायलेक्ट को, वो एक टास्क था। तो जो अब फीडबैक आ रहा है जो बिछड़ गए का, कैसे उसको आप ऑनेस्टली बताऊं, पहली किस्त के बाद या पहली 3-4 किस्तों के बाद मैंने पाकिस्तान के फीडबैक को इतना फॉलो नहीं किया। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं दिस इज योर बेस्ट परफॉर्मेंस। आई नो दैट, लेकिन मैंने बांग्लादेश के फीडबैक को ज़्यादा फॉलो किया। अच्छा। क्योंकि मुझे सिर्फ डायलेक्ट पे कंसर्न्स थे कि पता नहीं मैंने कैसा डिलीवर किया है। बाकी आपको पता था एक्टिंग अच्छी की है? वो मुझे इसलिए पता था क्योंकि हम लोग जब कर रहे होते थे तो फीडबैक डायरेक्टर का मिल रहा होता था। तो जब उनका एंड इन दिस केस द डायरेक्टर इज समवन हु नोज हिज क्राफ्ट या वेरी वेल, तो नो डाउट्स इन दैट। तो उनकी तरफ से जब ओके हो जाता था तो आप बिल्कुल, और वो कन्विंस थे कि आप सही हो गए। बहुत मुश्किल से ओके करते हैं, वो बहुत सोच के ओके करते हैं। क्या ये बात सच है कि आप जो बिछड़ गए को जब आपको ऑफर हुआ तो आप ऑलमोस्ट इसको ना कह चुके थे और आपने कहा कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस? मेनली डायलेक्ट। मुझे लगा कि शायद मजाक ना बन जाए, किस तरह से ये आएगा, क्योंकि हमने जो बंगाली जितनी भी सुनी हुई थी वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था बंगाली का। हम लोग टॉक शोज देखते थे जो कि कॉमेडी बेस्ड होते थे और इस तरीके से होते थे। तो एक सीरियस इंटेंस बंगाली का प्ले करना एक टास्क था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अगर कुछ भी बोलूँगा तो फ़नी ना लगे, उसकी डेप्थ वही रहे, उसका इमोशन रहे। क्योंकि मैं एक बंगाली प्ले कर रहा हूँ, तो अगर मेरे साथ कोई बंगाली कनेक्ट नहीं कर रहा तो ये फिर मामला ख़राब है। लेकिन अगर वो कोई कनेक्ट कर रहा है तो फिर ठीक है, मैं डिलीवर कर रहा हूँ। और जो आपको फीडबैक मिला बांग्लादेश से वो इनकरेजिंग है, आप बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अच्छे से कनेक्ट किया। आगे मूविंग फॉरवर्ड क्या सीन है, अब क्या प्लान्स हैं? फिल्मों की तरफ इरादा है, नहीं है, ड्रामे ही करने हैं? ऑफर्स आई एम श्योर आ रही होंगी जो बिछड़ के बाद तो एक स्प्लेंडेड नहीं आ रही। दिलवाएं कोई ऑफर? नहीं, असल में नहीं आ रही वाकई नहीं, ये काम करते हैं हम, तो ऑफर्स दिलवाते हैं। कौन? मैं और बड़े काम करता हूँ। डोंट पुट मी ऑन द स्पॉट। ऑफरें दिलवा, मतलब ऑफर नहीं, मैं बताएं डील करें, कोई कैमराज ऑन है, दिलवाएं कोई अच्छी ऑफर। मैं तो मुझे तो कोई ऑफर नहीं आ रही। पुत्र ने मनु आप पे नहीं ऑफर आ रही है। मैं तो कब से कोशिश करूँ कि मुझे एक यूट्यूब पे शो कर रहे हैं, एक आप टेलीविजन पे शो कर रहे हैं, आपको भी ऑफर नहीं आ रही? नहीं आ रही ना। मुझे तो बड़ी मुश्किलों से ये असफर भाई और ये अफशा मैडम ने मुझे ये ऑफर दिए। मैंने कहा पकड़ो भाई, इससे पहले कि ये भी जाए। मैंने कहा बैठो, सूट वूट पहन के मैं कुर्सी पे बैठ गया। मुझे अभी तक कोई ऑफर नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि तो क्या है, अफसर साहब को मैं रिप्लेस कर लूं है? नहीं, लेकिन ऑनेस्टली मुझे बताएं कि इट्स वेरी सरप्राइजिंग जो आप का जो नहीं, नॉट एट ऑल। प्रोसेस मेरा कोई भी नहीं है। आई एम रीडिंग फ्यू स्क्रिप्ट्स और लेट्स सी कौन सा अभी पिक नहीं किया आपने? अभी पिक नहीं किया। और फिल्मों की तरफ है इरादा या नहीं?
फिल्म एक एंटायरली डिफरेंट मीडियम है। मेरा कोई ख्वाब नहीं है कि मुझे फिल्म करनी है, मुझे अपने आप को बड़े पर्दे पे देखना है, और मेरा ऐसा कुछ नहीं। मुझे अच्छा काम करना है, वो किसी भी कैपेसिटी में किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिले। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि मैं फिल्म करूं तो कोई ये बोले कि नहीं यार ये तो ड्रामा में ठीक था, क्यों फिल्म कर ली, ड्रामा देख रहे थे, इसको ऐसा ही लग रहा था। मैं अगर OTT करूं तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई कहे कि यार ये मतलब व्हाट इज दिस, नॉट हिज कप ऑफ टी। या तो अगर कुछ भी अच्छा मिलेगा, अच्छा काम इज़ इम्पॉर्टेंट। फिल्म, OTT, ड्रामा, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो वो जो एक इनिशियल आइड से विजन था जिसके तहत आपने NCA से फिल्म मेकिंग की, तो वो फिल्म मेकिंग की तरफ जाना है, नहीं जाना, डायरेक्शन, प्रोडक्शन वापस आनी है, क्या सीन है? बिल्कुल मेरा बिल्कुल इरादा है कि मैं डायरेक्ट करूंगा। अच्छा, इन फ्यूचर मुझे एक बंदा तो मुझे पता, अगर मुझे किसी ने कास्ट किया तो वो उसमें तो मैं कास्ट हो ही जाऊंगा, कोई छोटे मोटे रोल में से ना करना। वहाज डिपेंड करता है यार, बड़े अफसोस की बात है। ऑडिशन देने के लिए तैयार हूँ मैं। अब फिर कोई मसला नहीं है, अगर आप ऑडिशन देने के लिए तैयार हैं फिर कोई आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं ऑडिशन पास कर लूंगा। आई एम ऑल्सो कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो ऑडिशन के बाद आप डायरेक्ट जो करेंगे प्रोजेक्ट, और वो आपने कभी सोचा है, कोई लिखा हुआ है, कोई स्क्रिप्ट होता है ना, लोगों ने लिखी भी होती कहानियाँ यार, कि मैं कहानियाँ दिमाग में बहुत सारी चल रही होती हैं, लेकिन अभी आई थिंक वक्त नहीं है इस बारे में सोचने का। अभी एज एन एक्टर मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, और जब मुझे लगेगा कि किसी हद तक कुछ अचीव कर लिया है उसके बाद मैं सोचूंगा। तो उसके बाद आप डायरेक्शन, प्रोडक्शन की तरफ भी ऑब्वियसली आपने एक साथ ही होगा। अच्छा, प्रोड्यूसर डायरेक्टर। मेरा नहीं ख्याल कि मैं किसी की भी प्रोडक्शन में काम कर पाऊंगा। और राइटर भी मुझे लगता है आप खुद ही होंगे फिर, क्योंकि आप, मुझे अंदाजा हो गया आपसे बात करके, आप तो एडिटिंग भी मुझे लगता है खुद ही कर रहे होंगे बैठ के। एडिटिंग का बहुत शौक है। दूसरे एक्टरों की डबिंग भी आपने खुद ही करनी है मुझे। नहीं इतना यू आर अ कंट्रोल फ्रीक, आरंट यू? समहाउ। हाँ, दिख रहा है। ख्वातीन और हज़रात, वहाज हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं, कहीं जा नहीं रहे। छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात दोबारा उनके साथ कराएंगे और हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। वहाज, आई विश यू ऑल द बेस्ट। जो आपने ये बात कही कि आपको सिर्फ अच्छा काम करना है, मेरी दुआ है कि आप इंशाल्लाह अच्छा काम करते ही जाएं। विल बी बैक आफ्टर अ रियली शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। Ladies and gentlemen, you're watching the Big Pick. I'm Hassan Chaudhary and I have with me वहाज अली। वहाज, हमारी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है या नहीं है? वो क्या होता है? वो ये होता है कि जब आपके कनेक्शंस होते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री के साथ, तो फिर आपको काम मिल जाता है और दूसरों को नहीं मिलता। तो जब टीवी पे आ रहे होते हैं तो वो कनेक्शंस क्या वाईफाई के थ्रू होते हैं या एयरपोर्ट्स के थ्रू? यार अब ऐसे ना करें ना। आई मीन आई एम सीरियस। नहीं, आपको पता है ये बातें यार सारी। नहीं, आई मीन देखिए, शुरू में आप घबरा गए जब मैंने आपको कहा कि आपने प्रोडक्शन की है, तो आप कितने टीवी चैनल के साथ कॉन्टैक्ट्स हैं, तो कहीं नेपोटिज्म के थ्रू तो नहीं आपको रोल? नहीं, नेपोटिज्म। अच्छा, फेवरेटिज्म है? फेवरेटिज्म हो सकता है, और फेवरेटिज्म क्यों है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हर इंसान अपनी कंफर्ट जोन में काम करना चाहता है, क्योंकि हमारा जो काम है वो बड़ा मेहनत वाला काम है। एज एन एक्टर आपकी बड़ी विलिंगनेस होनी चाहिए प्रोजेक्ट की तरफ, अच्छे काम को लेकर। आप एज एन एक्टर विलिंग हो रिसीव करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन को, बाकी एक्टर्स जो भी आपको दे रहे हैं, डायरेक्टर्स जो भी आपको दे रहे हैं, उस सारी एफर्ट को रिसीव करने की कैपेसिटी आप में होनी चाहिए। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे में वो है, और अगर किसी एक डायरेक्टर के साथ या किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ मेरी कमराडरी अच्छी है और हम अच्छा मिलके कॉम्बिनेशन, एक अच्छा रिजल्ट निकल रहा है, तो व्हाई नॉट? इतना जायज़ होना चाहिए। इतना जायज़ है। और अगर नेपोटिज्म की जहाँ तक बात होती है, मतलब आप एक प्रोजेक्ट में कर लेंगे, 2 में कर लेंगे। फॉर एग्जांपल सब लोग ये बात करते हैं, टैलेंट पानी की तरह होता है, मेरा ये मानना है। और मुझे आई थिंक ये बात नुमान रजा साहब ने भी की थी कि पानी की तरह टैलेंट होता है, और पानी अपना रास्ता किसी भी तरीके से बना लेता है। सो अगर कोई इंसान जेन्युइनली टैलेंटेड नहीं है, एक प्रोजेक्ट उन्हें मिल जाएगा, उसके बाद उनको काम नहीं मिलेगा इंडस्ट्री में? 2 मिल जाएंगे, ये अपने बनाते रहेंगे। और लोग, यू थिंक कि अब ऑडियंस हमारी इतनी समझ बूझ रखती है कि उसको पता चल जाता है यार कि इस बंदे में टैलेंट है या इस बंदे में टैलेंट नहीं है, या कुछ भी बना दो चल जाता है? मेरा जो भी रिसेंट एक्सपीरियंस रहा है मैं आपसे शेयर करता हूँ। जो बिछड़ गए, इतने इन डेप्थ रिव्यूज़ मैंने आज तक अपने किसी प्रोजेक्ट के नहीं देखे। जब मैं कोई भी यूट्यूब पे या आप लोग जब भी कोई अपनी वीडियो अपलोड करते हैं फीडबैक की, तो उस पर जब नीचे कमेंट्स पढ़ता हूँ तो 6-6, 8-8 लाइनों के जो कमेंट्स होते हैं, उस पर कैरेक्टर आर्क के बारे में बात हो रही होती है, उस पर डायरेक्शन के बारे में बात हो रही होती है, उस पर लाइटिंग के बारे में बात हो रही होती है, यू नो।
और कभी कभी एज एन एक्टर मैं देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये वाला पॉइंट तो मैंने सोचा ही नहीं था, और अगला टेक या अगला कभी जब भी मैं परफॉर्म करता हूँ कोई भी सीन, तो मैं वो वाला पॉइंट जहन में रखा हुआ होता है। तो ये लोग हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं और बहुत कुछ बता रहे हैं और ऐड ऑन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये सब लोग हमारी एक टीम का हिस्सा है, जो ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, जो हमारे लिए जो बात कर रहे हैं हमसे और हमें बता और रहे इतना हैं सीरियसली ले रहे हैं कंटेंट को। एग्जैक्टली। तो ये अगर इंटेलिजेंट नहीं है तो फिर कौन है? बिल्कुल सही बात है। आप किसी को अपना कंपटीशन तस्वर करते हैं? कंपटीशन मैं बिलीव ही नहीं करता इस चीज़ पे। ये तो सारे ही कहते हैं वहाँ। मैं कोई ऐसा जवाब दें जो आज तक किसी ने नहीं, ऑनेस्टली बताऊं, मैं बिलीव नहीं करता। मैं इंस्पायर होता हूँ लोगों से। मुझे बहुत सारे एक्टर्स बहुत पसंद हैं। मसलन मुझे बिलाल अब्बास का काम बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने हमेशा बिलाल से जब भी मिला हूँ मैंने उसको बोला भाई आई एम योर फैन। मुझे अहमद का काम बहुत अच्छा लगता है। मैंने अहद वफ़ा में ओबी आहद, मैंने इन सबसे बहुत कुछ सीखा है। और देखें, अगर whenever something powerful, whenever something meaningful, whenever something technically noteworthy is created by anyone in the industry, तो एक स्केल सेट होता है। उन एक्टर्स को भी, उन लोगों को भी फ़ायदा होता है जिन्होंने एक्टर्स बनना होता है, क्योंकि एक इंडस्ट्री में स्केल सेट होता है और उस स्केल को मैच करने की कोशिश करते हैं आप सब लोग। एज एन एक्टर किसी ने अगर अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो मैं सोचूंगा कि यार इसने इतना अच्छा काम कर दिया है, मुझे एटलीस्ट इस पॉइंट तक मैं आ जाऊँ। और अगर किसी डायरेक्टर ने या किसी प्रोड्यूसर ने अच्छा काम कर दिया तो बाकी लोग उसको मैच करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप ये नहीं कर रहे, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, तो फिर देन यू डोंट वांट टू ग्रो। आप अपनी ग्रोथ को खुद ही फुल स्टॉप लगा रहे हैं। तो मेरा ये बिलीव है। ग्रोथ के लिए बड़ा ज़रूरी है ना कि एक एक्टर में वो रेंज हो टू प्ले डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स जो आप कर रहे हैं। जैसे मैं बात कर रहे हैं अहद वफ़ा, दिल ना उम्मीद तो नहीं, घिसी पिटी, इश्क जलेबी, जो बिछड़ गए, ये सारे किरदार एक दूसरे से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ हैं। तो ये जो आपके अंदर रेंज मुझे दिखाई देती है, आपको खुद को दिखाई दे रही है और आपको लगता है कि इसमें मज़ीद गुंजाइश है? मैं नहीं देखना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है जब मैं अपने आप को इस नज़र से देखूंगा, मैं खुद अपने आप को मैं लिमिट कर रहा हूँ। मैंने तो रूमी को भी जब ऐसा करना था बिल्कुल नहीं सोचा था। मैंने जब बासिम प्ले कर रहा था मैं बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये, मैं सिर्फ तो कौन करा रहा है आपसे? कैसे? मतलब आई थिंक अच्छे खासे आप थिंकिंग एक्टर हैं, आप कह रहे हैं कि आप सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ कि उस किरदार को क्या रिक्वायर्ड है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको कौन से इमोशन की ज़रूरत है, कौन से एक्सप्रेशन की ज़रूरत है, उसको कैसे दूसरे कैरेक्टर से डिफरेंट लगना है। ये मेरा काम नहीं है, वो मेरे डायरेक्टर का काम है। वो उन्होंने आँख उस तरीके से डेवलप करनी है और ये हम लोगों की एक जॉइंट एफर्ट होती है। तो आई थिंक मैं यही बात करूँगा कि आई वाज लकी इनफ कि अभी जितने भी मुझे प्रोजेक्ट्स मिले, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ना मेरी कोई कॉन्शियस एफर्ट थी कि मैं अगर ऐसा किया तो अब ऐसा करूँगा और अब ऐसा करूँगा। ये मैंने ज़रूर सोचा था कि मैं कुछ भी करूँगा तो वो पहले से थोड़ा डिफरेंट होगा, एज अ कैरेक्टर वो डिफरेंट होगा। लेकिन मैं वही इंसान हूँ, मैंने गुस्सा भी उसी तरह करना है, मैंने रोना भी उसी तरह है, मैंने प्यार भी उसी तरह करना है। तो ये डायरेक्टर का काम है यहाँ पे कि उन्होंने डिफरेंट किस तरीके से लोगों को दिखाना है। और इसमें आई थिंक मेरे जितने भी अभी रीसेंट प्रोजेक्ट्स रहे हैं, सारे डायरेक्टर्स इसमें सक्सेसफुली रहे हैं कि मेरे गुस्से सब में डिफरेंट आए हैं, मेरी मोहब्बत सब में डिफरेंट आई है, मेरा हंसी मजाक सब में डिफरेंट आया है। तो मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचता। सारा क्रेडिट आपने अपने डायरेक्टर्स को देख दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट। अच्छा, ये सच है। हाँ, आई अप्रिशिएट ये सच है इसमें। हाँ, मैं बिल्कुल। लेकिन मुझे ये बताएं, अपना काम आप बड़ा सेल्फ एनालाइज करते हैं, सेल्फ असेस करते हैं, क्रिटिकली देखते हैं। जो आपके कॉलीग्स हैं, दूसरे एक्टर्स हैं, दूसरे जो कैरेक्टर्स निभा रहे हैं ड्रामों में, उनको आप देखते हैं? कभी कोई ख्वाहिश हुई है यार कि ये फॉर एग्जांपल अहमद ने परिजात किया है यार, तो अगर मैं परिजात करता तो मैं इसको यूं करता, डिफरेंटली करता? ये एक चाह होती है ना यार, इट इज़ अ वेरी गुड कैरेक्टर, आई वुड हैव वांटेड टू डू इट। देखिए, कोई भी एक्टर अच्छा कैरेक्टर करने का ख्वाहिशमंद होता है, लेकिन हर एक्टर का एक अपना वर्जन होता है। अहमद ने अपना वर्जन किया, वो सबको बहुत पसंद आया। कोई भी और एक्टर करता वो एक अपना वर्जन करता। अहमद ने बहुत अच्छा किया और आई थिंक उसने एक स्केल सेट किया हम सब के लिए एज एन एक्टर। तो हम कोशिश करेंगे कि उस स्केल को मैच करने की, उसको अचीव करने की कोशिश करें। और अगर यही आप एज एन एक्टर, एज एन इंसान आप यही सोच सकते हैं। नहीं तो कोई ऐसा किरदार देख के आपको होता नहीं है यार कि आई वुड हैव वांटेड टू, ये नहीं कि मैं कोई नेगेटिव सेंस में कह रहा हूँ, बट एक चाह होती है ना एक्टर की यार कि आई वुड हैव वांटेड टू प्ले दिस कैरेक्टर? नॉट रियली, मुझे नहीं होता अभी तक। कभी आपको ये फील नहीं हुआ कि मुझे ये किरदार करना है या ये किरदार
नहीं करना। ऐसा ज़रूर सोचता हूँ कि अगर ये किरदार ऐसा नहीं ऐसा होता तो कितना इंटरेस्टिंग होता या क्या होता, लेकिन ऐसा मुझे नहीं होता कभी भी कि ये मैं करता तो मुझे करना चाहिए था, इस टाइप की फीलिंग नहीं आती। जो अभी तक आपको सक्सेस मिली है या जो पॉपुलैरिटी मिली है, हैज इट चेंज्ड यू इन एनी वे? यू फील लाइक यू परेशान हो गया हूँ मैं तो। क्यों वहाज, क्यों? प्रेशर ही इतना है किस चीज़ का? परफॉर्म करने का। अच्छा, परफॉर्म करने का। परेशान हो गया हूँ मैं। ये खुशी की बात भी है ना? नहीं पता नहीं, खुशी की बात आपके लिए होगी। मैं खुश हूँ आपके लिए कि आपको माशाल्लाह इतनी पॉपुलैरिटी मिली है, इतनी सक्सेस मिली है, तो आपके लिए मैं तो खुश हूँ। लेकिन आपको क्या, कैसे आप देखते हैं इस चीज़ को? बाहर निकलते होंगे, आई एम श्योर, मतलब आपके फैंस सोशल मीडिया के ऊपर इतने क्रेजी हैं, जब आप असल में बाहर जाते होंगे जो एक रिकग्निशन मिलती होगी, लोगों का प्यार मिलता होगा, समथिंग स्पेशल, राइट? नॉट मैनी पीपल इन द वर्ल्ड एक्सपीरियंस दैट। ट्रू। बड़ा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का कि ये यहाँ तक बात पहुँची है, लेकिन ज़िम्मेदारी बढ़ गई है ना, ज़िम्मेदारी बढ़ गई है। और ज़िम्मेदारी आपको एक आप ना चाहते हुए भी आप थोड़ा सा एक परेशानी होती है कि आपको अच्छा डिलीवर करते रहना है, बेहतर काम करना है, सोसाइटी को क्या आप दे रहे हैं, क्या बताना है, आप पे एक ज़िम्मेदारी है, आप एक रिटर्न बनता है जो आपको देना है। एक जो आपने इंटरव्यू किया है अपनी ज़िंदगी में, उसमें मैं सुन रहा था, आपने बोला कि अब आप बहुत डरपोक हो गए हैं। जी, मैं समझ गया हूँ आप जिस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। उसका जॉनरा ऐसा था, इसलिए आपने वो बात कह दी। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन डरपोक मैं बिल्कुल हुआ हूँ, क्योंकि जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था तो उसके बाद ज़िंदगी मेरी बिल्कुल तब्दील हो गई थी, और मैंने कभी भी ज़िंदगी को उस तरह से एक्सपीरियंस ही नहीं किया था जिस तरह से मुझे करना पड़ा अचानक से। तो डेफिनेटली जब आपके साथ वो लोग होते हैं जो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जो आपके लिए अहम होते हैं, तो आप उनके लिए खौफज़दा हो जाते हैं, आप अपने लिए खौफज़दा हो जाते हैं। आपको समझ नहीं आता कि आपके साथ जिन लोगों से आप मोहब्बत करते हैं उनको सेफ़ कैसे करना है, उनको प्रोटेक्ट कैसे करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी तब तक हो रहे होते हैं सेफ़, आप पैम्पर हो रहे होते हैं, लेकिन अचानक से जब सब कुछ आपकी नज़रों के सामने एकदम आप बिल्कुल सामने आके खड़े हो जाते हैं और सब कुछ फिर आपको करना पड़ता है इमोशनली, तो वो बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए फिर मैं खौफज़दा हो गया। तो लॉस ऑफ अ लव्ड वन ऑब्वियसली ट्रिगर्स दैट इमोशन इन यू, कि आप और ज़्यादा फिर आप स्कैर्ड हो जाते हैं उनके अपने जो प्यारे हैं इर्द गिर्द, आपकी फैमिली है, उनकी सेफ्टी और उनकी हेल्थ को लेके। इट्स अंडरस्टैंडेबल, इट्स अंडरस्टैंडेबल। एक दिन वहाज अगर ये सब ख़त्म हो जाए, पॉपुलैरिटी, फेम, जो नाम माशाल्लाह आपने बनाया है, अब क्या करेंगे? देखिए, ये ख़त्म होना है। ख़त्म क्या हो जाए, ये ख़त्म होना है। कुछ घोड़े होते हैं, बड़ी लंबी रेस के घोड़े होते हैं, देखिए हम दौड़ाते रहते हैं डगड़ग डगड़ग, वो घोड़े होते हैं, अदाकार घोड़े नहीं होते, फनकार घोड़ा नहीं होता, फनकार होता है। तो फनकारों में कोई रेस नहीं है। फनकारों में कोई रेस नहीं है, रेस तो घोड़े दौड़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक राइटर है बाकायदा तौर पे जो हमारे सामने बैठे हुए हैं। कब लिख रहे हैं आप अपना स्क्रिप्ट? लिखा हुआ है आपने? मैं लिखता रहता हूँ। मुझे लग रहा है कि आप थोड़ी थोड़ी लाइनें लिखते रहते हैं, जो आप ये वाली तो जरूर डालिएगा उसमें। अच्छा, हाँ, ये वाली जरूर डालिएगा। ख्वातीन और हज़रात, वहाज अली अभी भी हमारे साथ मौजूद है, आप भी कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं आपको बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। ख्वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द बिग पिक। आई एम हसन चौधरी एंड आई हैव विद मी वहाज अली। वहाज, ये बिग पिक क्यों रखा नाम आपने? ये असफर भाई से पूछें आप, इस तरह के सवाल असफर भाई से पूछने हैं आपने सारे। मैं एक होस्ट हूँ, मैं आता हूँ, मुझे ये बिठा देते हैं यहाँ पे सूट दे के, मैं बैठ जाता हूँ, मैं सवाल करता हूँ, मैं घर आपकी कोई राय नहीं? आप मेरा हमारे बारे में आप इतनी राय देते हैं। कोई मेरा राय नहीं भाई, आपकी अपने नहीं, मेरा कोई राय नहीं है। सीरियसली? असफर भाई हैं, वो कठपुतली होती है ना, जैसे ऐसे मेरे स्ट्रिंग्स खींचते रहते हैं। बस आप तैयार रहिए, रिव्यू अब इसका मैं दूंगा। किसका? ये बिग पिक का। दे यार, क्यों ना दे आप? ठीक हो गया। इतनी बुरी जॉब तो नहीं मैं कर रहा। नहीं, बिल्कुल यानी आप असफर भाई को बुरा कह रहे हैं? नहीं। यानी कि आप जो भी तनकीद है वो असफर भाई की तरफ जा रही है, ये आप सोच समझ के कीजिएगा। ये वहाज एक बात बताएं जी, ये जो एक्टर होते हैं उनका बड़ा वक्त गुजरता है, जो जिनके साथ वो काम कर रहे होते हैं, कॉलीग्स हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल के देखते हुए जी गुजरता है ना। जैसे मैं और आप देख रहे हैं, एक दूसरे से बात करें, कन्वर्स करें, कॉन्वर्सेशन हो रही है, आंखों में आंखें ऐसे डाली हुई है, तो मतलब ऑब्वियसली जब आप
लीडिंग लेडीज के मैं साथ। समझ गया हूँ आपका सवाल, आपको इतनी तमीज बारने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली आप डायरेक्ट सवाल पे आइए। ऑब्वियसली आप जब अपनी लीडिंग लेडीज के साथ ऐसे आईज लॉक्ड होती हैं और रोमांटिक सीन्स हो रहे थे, तो वो क्या मतलब जज्बात एक्टर के अंदर जो इंसान है उस तक भी पहुंचते हैं कभी कभी, या मतलब वो एक्टिंग की हद तक ही रहता है? अगर इंसान तक नहीं पहुंचेंगे तो आप तक कैसे पहुंचेंगे? अच्छा, तो यानी कि जो आपकी लीडिंग लेडीज हैं उनकी तरफ आपकी एक रगबत हो जाती है काम उस कैरेक्टर की होती है। अभी आपने कहा इंसान तक पहुंचती है, इसीलिए तमीज बांधी थी ना? नहीं, इसीलिए बांधी थी तमीज। ये सारे कैरेक्टर्स मेरे अंदर हैं, अपने अच्छा। अंदर से मैं निकाल रहा होता हूँ कैरेक्टर्स, ठीक है? तो डेफिनेटली वो वहाँ पे मैं उस इमोशन को कनेक्ट करता हूँ किसी भी इंसान के साथ, तो वो सबको कन्विंसिंग लगता है। सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, तमीज इसलिए मैंने लंबी चौड़ी बांधी है, जो बुनियादी बात है वो ये है कि आपकी जो लीडिंग एक्ट्रेसेस या लीडिंग लेडीज हैं आपके प्रोजेक्ट्स की, उनके साथ आपकी केमिस्ट्री का बड़ा चर्चा होता है एक। तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि हमारा एक तरीक़ेकार है, एक एक्टिविटी हम छोटी सी करते हैं कि हम लोगों के इंस्टाग्राम पे जाते हैं, वहीं से तस्वीरें उठाते हैं उन्हीं की और उन्हीं को दिखाते हैं, और फिर क्या करते हैं? बस उनका ओपिनियन लेते हैं। उनका के मेरा? नहीं, आप जो आया होता है, एक्ट्रेस का, जिसकी तस्वीर होती है भाई, ठीक है, क्या हो गया, ठीक है। तो इस बार हम आपके इंस्टाग्राम पे गए, लेकिन हमने कुछ अलग तरह की तस्वीरें चूज की, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पहली तस्वीर चलाएं जी, बेला और बासिम # इश्क जलेबी। मदिया के साथ जब आपने इश्क जलेबी किया, और बहुत ही आपकी जो एक दोनों की जो फैन फॉलोइंग बनी वो बड़ी एक अलग लेवल की थी। बिल्कुल, जो हैशटैग्स बने, जिस तरह से आप लोग बहुत ट्रेंड भी करते रहे, तो ये मदिया और आपकी जो केमिस्ट्री है इसके पीछे क्या राज है? इसमें बहुत सारे लोगों की दुआएं और सैयद वजाहत हुसैन की बहुत सारी मेहनत है, क्योंकि हम लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था पोस्ट पे कि हमारी कोई केमिस्ट्री नज़र आई है। ये जब तक हमने फाइनल प्रोजेक्ट टेलीविज़न पे नहीं देखा था, हमें बिल्कुल यकीन नहीं था कि हमने कोई इतनी बेहतरीन केमिस्ट्री दिखाई है। और शायद तो टेलीविजन पे जब आपने देखा तो फिर आपको पता लग गया कि केमिस्ट्री दिखाई है? बिल्कुल दिखाई, तब भी नहीं लगा? और वो सारी एडिट पे बनी थी आई गेस। यार ये एडिट पे कैसे बन जाती है केमिस्ट्री, वहाँ जरा बताएं ना। ठीक है, असफर भाई मेरी और आपकी केमिस्ट्री बना देंगे बिल्कुल एडिट पे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं बुनियादी तौर पे आपके और मदिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे सेट के ऊपर? ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा, खुदा का खौफ करें। आगे मदिया को और मुझे इतने सारे प्रोजेक्ट्स इकट्ठे ऑफर हो रहे हैं अब भी आमने को मुझे प्रोजेक्ट्स नहीं ऑफर हो रहे यार। ये लड़का पकड़ा जाता है बार बार। क्यों नहीं कर रहे आप? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं कर रहे आप और मदिया प्रोजेक्ट? हम देख रहे हैं, स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इश्क जलेबी से सबकी, तो हम कुछ ऐसा नहीं करना चाहते कि इश्क जलेबी ज़ाया हो जाए। तो कोई लड़ाई लुड़ी तो नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी किसी भी एक्टर से, अपनी किसी भी को एक्टर से, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम तौबा 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 यार, बंदा झूठी कसम खा गया। नहीं, मैं पूछ सकते हैं आप, कफारा देना पड़ेगा। नहीं, मैं आप पूछ सकते हैं, किसी से भी लड़ाई नहीं है। तो मदिया के साथ मतलब आपकी जो केमिस्ट्री बनी वो एडिटिंग टेबल के ऊपर बनी, और आपने जब ड्रामा देखा तो आपको भी रियलाइज हुआ कि अच्छी केमिस्ट्री है। अदरवाइज ऑन सेट आपकी इक्वेशन कैसी थी मदिया की? अच्छी थी। मदिया इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। मदिया इज़ वन ऑफ दोज एक्टर्स जो कि बहुत मेहनत से और बहुत दिल लगा के काम करती हैं, और जब भी आप किसी ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे होते हैं जो अपना हार्ट और सोल दोनों इन्वॉल्व करते हैं काम में, तो आपका रिजल्ट अच्छा निकलता है। अगली जी पिक्चर चलाएं। अब किसकी केमिस्ट्री की बारी है? ओ दिल ना उम्मीद तो नहीं, यमुना जैदी एंड वहाज अली। बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बड़ा वेल एग्जीक्यूटेड प्रोजेक्ट, लेकिन लोगों ने आपकी और यमुना की केमिस्ट्री को दोबारा बड़ा सराहा। तो इसके बारे में आपकी क्या तासुरात हैं? ये भी एडिटिंग टेबल के ऊपर बनी थी केमिस्ट्री, या शूट करते हुए भी बनी? सारी एडिटिंग टेबल पे। अच्छा, लेकिन यमुना के बारे में क्लियर कर लें अपने आप को आप फौरन। नहीं, यमुना के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि यमुना इज़ वन ऑफ दोज एक्ट्रेसेस कि एज एन एक्टर अगर आप उनके सामने हैं तो आपको इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती। आपको सिर्फ वो सुनना पड़ता है जो वो कह रही हैं, और वो देखना पड़ता है जो वो आंखों से बता रही हैं, और आप अपने आप को खुद रिएक्ट करते हैं और वो अच्छा डिलीवर हो जाता है। सो आई थिंक वही सबको नज़र आया है, क्योंकि इतना थोड़ा काम था मेरा और यमुना का इस प्रोजेक्ट में, लेकिन फिर भी अगर लोगों ने नोटिस किया है तो आई थिंक बड़ी अच्छी बात है ये। यार काम तो आप दोनों का थोड़ा था, लेकिन इम्पैक्टफुल बहुत था। इम्पैक्टफुल आई स्टिल कांट गेट ओवर दैट सीन व्हेन यू नो योर कैरेक्टर फाइनली डिस्कवर्स और रियलाइजेज कि यार ये रखी है। बिल्कुल। और वो जो दोनों की एक आपस में मुलाकात होती है, हालांकि मिले हुए तो पहले भी होते हैं, बट वो जो एक सीन था यार, सो वेल डन दोनों आपने, और बहुत अच्छा एग्जीक्यूट भी किया था काशिफ भाई ने उसको।
और उसमें जो खौफ मैंने यमुना की आंखों में देखा था, उस कैरेक्टर की आंखों में देखा था, उसने मेरे लिए बहुत आसान कर दिया था वो सीन। और मुझे बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करनी पड़ी उस सीन में, और वो जो सब कुछ भी है वो बहुत नेचुरल था। आई थिंक जिम्मी और रखी का भी एक जो डायनामिक, जमशेद और रखी की जो एक डायनामिक थी, वो भी बड़े जाके लोगों के साथ कनेक्ट हुई है बड़े एक अलग लेवल पे, और उसका भी एक अलग फैंडम और फैन क्लब है अभी तक है। हाँ, हालांकि वो जो हम बात कर रहे थे टीआरपीज की या उस तरह से रेटिंग्स की और व्यूज की, वो नहीं थे, बट आपका और यमुना का जो आपस में एक ऑन स्क्रीन एक आई थिंक यही इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मैंने वही बात की, अगर आपके काम से किसी एक इंसान को भी फ़र्क पड़ रहा है, कोई एक इंसान भी इंस्पायर हो रहा है, तो आई थिंक ये इनफ है। तो फिर अगर आपको और मदिया को रोल्स ऑफर हो रहे हो, आपको और यमुना को भी हो रहे हैं साथ में रोल्स ऑफर? बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। तो आप क्या मतलब वो पर्चियाँ निकाल के डिसाइड करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैंने फिर पर्चियाँ निकाल के नहीं, सिर्फ कहानी पे डिपेंड करता है, कहानी, कॉम्बिनेशन एंड एवरीथिंग। ठीक है। एक और पिक्चर अगर हम घिसी पिटी मोहब्बत, रमशा खान एंड वहाज अली टुगेदर, या घिसी पिटी मोहब्बत जो है अच्छा, रमशा के साथ मेरा ये दूसरा प्रोजेक्ट था, और पहला हमारा माह तमाम था, जो मेरे इनिशियल प्रोजेक्ट्स में से एक जब आपको फीडबैक अच्छा नहीं मिला करता था। माह तमाम का फीडबैक भी इतना अच्छा नहीं मिला था आई गेस, लेकिन किसी हद तक उसका था, लेकिन उसके कुछ मोमेंट्स थे जिसके बहुत अच्छे, जो मैंने बात की थी कि उसमें कुछ हिस्सा था कि जो कन्विंसिंग था बहुत, एज एन एक्टर मुझे भी लगता था तब। तो ये मेरा दूसरा प्रोजेक्ट था, और ये आई थिंक वो वहाँ जो फैंडम बना था माह तमाम में, वही फिर उन्होंने इसको टेकअप किया, इस कहानी को, और फिर यहाँ से बहुत अच्छा फीडबैक मिला रमशा के साथ भी। तो ऑन स्क्रीन जो हम केमिस्ट्री देखी आप दोनों की, बिल्कुल ये एडिटिंग टेबल पे बनी, ये वाली भी एडिटिंग टेबल पे बनी, लेकिन इन सब के साथ आपको पता है ना कि आप अपने साथ साथ उन एक्ट्रेसेस को भी क्रेडिट नहीं दे रहे। नहीं दे रहा हूँ, इतनी हमारी माशाल्लाह अच्छी अदाकारा है, मैं सबको क्रेडिट दे रहा हूँ। नहीं, आप कह रहे हैं बस ये एडिटिंग टेबल पे बन गया, ना मेरा कोई कमाल है ना इनका कोई कमाल है। नहीं, मैंने उनको तो दें बेचारियों। नहीं, मैंने मदिया के बारे में आपसे बोला कि मदिया इतना इन्वॉल्व होती है प्रोजेक्ट में, उनका कमाल है। मैंने यमुना के बारे में आपसे बोला कि यमुना के साथ आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करनी पड़ती। केमिस्ट्री की बात, केमिस्ट्री में अड़ गए हैं आप, मुझे लग रहा है आपकी नहीं बन पा रही कहीं। देखें बात ये है, मुझे बताएं आपको क्या आप प्रोड्यूसर रह चुके हैं, आप होस्ट ना बने। नहीं, आप मुझे बताएं कि आप क्यों इतना केमिस्ट्री से, आप क्या लगाव है केमिस्ट्री से? यार मुझे अच्छा लगता है रोमांस टीवी पे देख के। नहीं, मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आपको सिर्फ टीवी पे देख के अच्छा लगता है। आप पास आ जाए। नहीं, ये ना हो आप केमिस्ट्री, आई थिंक आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो भी यही रहा है। नहीं, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ी नहीं। आपकी इतना कोई कैसे ऑब्जर्व कर सकता है भाई? मुझे देखे, मैं आपको समझाता हूँ कि इसके पीछे इसकी वजह क्या है। हमारे जो ऑन स्क्रीन कपल्स हैं ना, और क्योंकि हम ड्रामों को रिव्यू करते हैं तो बड़ा स्ट्रांग उनका फीडबैक आता है। बिल्कुल सही उनके फैंडम्स, जैसे मैं आपका और मदिया का फैंडम बना हुआ है, आपका और यमुना का फैंडम बना हुआ है, आपका और रमशा का भी फैंडम बना हुआ है। ये इंटरेस्टिंग बात है, ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। ये मैं बात कह रहा हूँ ना, तो एक एक्टर का, जैसे हम कुछ एक्टर्स हैं उनका देखते हैं कि कोई एक प्रोजेक्ट बड़ा हिट हो गया तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड उनका एक फैंडम बन जाता है। तो मैं क्योंकि डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ आप लोगों के फैंस के साथ भी, तो मुझे ये डायनामिक बड़ी अच्छी लगती है कि आप जिसके साथ काम करते हैं आपका फैंडम बन जाता है भाई उसके साथ। आई थिंक ये सिर्फ एक कंफर्ट जोन है जो एक्टर्स को आपस में एक्सचेंज करना होता है, और वो एक्सचेंज हो जाता है, हमेशा से होता रहा है, आगे भी इंशाल्लाह होता रहेगा। और जितनी कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है उस लाइन को कोई भी क्रॉस नहीं करता, और अगर उसमें रहते हुए हम सब कुछ, मैंने तो लाइनों का जिक्र ही नहीं किया, अल्लाह माफ़ करे। आप किधर ले गए हैं बात? तोबा तोबा तोबा। अच्छा, आप निकाल लें अब इससे कोई बात। मैंने तो जिक्र नहीं किया। जितना आपके अंदर लड्डू जो है वो लाइनों वाली बात तो आपने खुद की है, मैंने कब कहा आपको खुदा ना खासा कि ऐसी कोई बात है? नहीं, मेरी बात सुने, आप ये डायरेक्टली पूछ लें, जो आप इतना घुमा फिरा रहे हैं लाइनों वाली बात की, कभी किसी से कोई अट्रैक्शन हुई कि नहीं, आप पूछ लें मुझसे। मैं पूछ तो नहीं रहा, लेकिन चले आप पूछना, जवाब देना चाहते तो दे दें। आप पूछना यही चाह रहे हैं, और नहीं मैं नहीं, आप दे दें। नहीं, आप चाहते हैं कि मैं लाहौर वापस ना जाऊं? यार आप क्या चाहते हैं मुझे बताएं। भाई वो रीड बिटवीन द लाइंस कर लेंगी भाभी हमारी। अच्छा, आपने जो बात कह दी ना, अब आप लाहौर जाए ना जाए तो फंस गए हो। अगली एक है एंड ऑफ कोर्स जो बिछड़ गए, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वहाज, इन ऑल सीरियसनेस, आई थिंक कि आपकी और माया की जो एक ऑन स्क्रीन प्रेजेंस है, दोनों की जो बिछड़ गए में,
मेरी ज़ाती तौर पे वो दोनों की आपकी परफॉर्मेंस फेवरेट है, आपका ऑन स्क्रीन कपल मेरे एतबार से सबसे फेवरेट है। और उसकी इंटरेस्टिंग बात ये भी है सबसे ज़्यादा कि माया का जो किरदार है सोनिया, उसको हम बैक वक्त देख रहे हैं दो मेल कैरेक्टर्स के साथ, और दोनों के साथ है। मुझे नहीं पता कि वो उनका आर्क किसके साथ इवेंचुअली जाएगा। नहीं, बिल्कुल आई थिंक ये बड़ी खूबसूरत एक बात है उस कहानी की और स्टोरी टेलिंग की कि अभी तक आप लोग, इनफैक्ट मैं उस कहानी का हिस्सा हूँ, अभी तक मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि ये क्या है। बट ये इंटेंशनल है, ये इंटेंशनल है, ये इंटेंशनल है कि हमें ये पता नहीं चलता कि सोनिया रूमी में इंटरेस्टेड है या कहानी सोनिया ऐसे बताई फरूख में इंटरेस्टेड एग्जैक्टली कहानी ऐसे बताई जा रही है। तो रूमी को क्या लगता है कि सोनिया किस में इंटरेस्टेड है? रूमी को, क्योंकि रूमी तो सर्टनली इंटरेस्टेड है। रूमी को नहीं लगता कि वो उसमें इंटरेस्टेड है। रूमी को लगता है कि सोनिया उसमें इंटरेस्टेड नहीं। रूमी को नहीं लगता कि सोनिया उसमें इंटरेस्टेड है। बट रूमी को ये तो पता है ना कि रूमी इंटरेस्टेड है सोनिया में। डेफिनेटली, ये तो मतलब डेफिनेटली डिनाइल में तो नहीं है ना रूमी? बिल्कुल भी नहीं। आई मीन रूमी इज इन लव विद सोनिया। अच्छा, इन लव वाला चक्कर है। तो हम जब देख रहे होते हैं तो हमें तो लगता है कि भाई कि सोनिया का इंटरेस्ट है रूमी में। अब वो उसका कजन भी है तो वो ब्रदरली कंसर्न तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि माया ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। जी 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 बिल्कुल, माया इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस वी हैव इन पाकिस्तान। आपने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, क्योंकि आप दोनों की जो डायनामिक है वो कंफ्यूजिंग है बट एंटरटेनिंग है, लाइक अनोइंग नहीं है। ऐसा नहीं व्यूअर को देख के फील होता है यार कि क्या है ये, इनका डायनामिक समझ नहीं आ रहा। इट्स एक्चुअली वो तजस्सुस है कि यार कि इनका डायनामिक क्या होगा। हमारे लिए भी, हम दोनों के लिए भी, हम लोग बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत अब साल हो गए हैं दोस्ती को। हमारे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था और मैं बड़ा परेशान था कि मैं, जब भी आप दोस्तों के साथ काम कर रहे होते हैं तो एक आपका एक रडार ऑन होता है कि मतलब कितनी आप कितना तंग करेंगे, कितना तंग हो सकते हैं। लेकिन माया के साथ एक्सपीरियंस बहुत सरप्राइजिंगली अच्छा रहा। इसमें अगेन बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करनी पड़ी, हम दोनों को ही नहीं करनी पड़ी और वो ऑटोमेटिकली जनरेट होती रही केमिस्ट्री, और बाकी जितनी हेल्प थी वो डायरेक्शन से मिली और रिजल्ट आपके सामने है। आपकी फेवरेट को स्टार कौन है इनमें से? ये सभी हैं। एक का मैंने पूछा है भाई, एक पिक करे ना। यमुना, मदिया, सब में कोई ना कोई एक अच्छी बात रमशा, है। माया या जिस आप, क्योंकि चलिए इस तरह से मैं पूछता हूँ, मैं सवाल, मुझे आ गया सवाल, मैं पूछ लेता हूँ। पूछ लें। जैसे आपने कहा कि आप काम को खुद बहुत सेल्फ असेस करते हैं, सेल्फ एनालाइज करते हैं। आई थिंक माया के साथ मेरी जितनी भी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस रही है उसका फीडबैक अभी तक सबसे अच्छा आया है और हमें भी फील होता है कि शायद काम ज़्यादा था इकट्ठा, और काम ऐसा था कि जो इंटरेस्टिंग था और कंटेंट ऐसा था कि जो अच्छा निकल कर सामने आया, तो उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिला है सबसे ज़्यादा। तो आपको खुद भी ये एहसास हुआ है कि सबसे ज़्यादा आपकी और माया की ऑन स्क्रीन पर्सोना को पसंद किया गया? आई थिंक यस। ऑन स्क्रीन कपल तो फिर आप, क्योंकि देखिए बाकियों के साथ जितना भी काम था, कहानियाँ मुख्तलिफ थी। इन घिसी-पिटी मोहब्बत एक डिफरेंट डायनामिक था, इश्क जलेबी में बिल्कुल ही डिफरेंट था, यमुना के साथ काम बहुत थोड़ा था, अगर काम शायद ज़्यादा होता तो, और प्रेमिस भी बहुत फ़र्क थी। बिल्कुल बिल्कुल, उस कहानी से बहुत फ़र्क पड़ता है। वहाँ आज वो सारे आपके फैंस, फैमिली, फैंडम जो आपके इस इंटरव्यू का इंतहाई पेशेंस के साथ इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए जी, अगर मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ तो सिर्फ इसलिए कि आप लोग ये चाहते थे और अब आप लोगों ने इस इंटरव्यू को पसंद करना है, और इसीलिए हसन ने मुझे यहाँ पे बुलाया है कि इनको लगता है कि इस इंटरव्यू से इनके शो को बहुत मकबूलियत मिलेगी। अच्छा, मुझे लगा आपने कहा कि मैं यहाँ हूँ, यानी कि जिस मुकाम पे हूँ आप उसका शुक्रिया अदा करें। नहीं अपने फैंस का आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जब नहीं, उसका भी शुक्रिया जी, उसका भी शुक्रिया लेकिन उसका सबसे ज़्यादा शुक्रिया अल्लाह ताला का कि जिस भी मकाम पे हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर मैं मौजूद हूँ तो ये सिर्फ आप लोगों की वजह से। बहुत शुक्रिया वहाज आपका, थैंक यू। आपने अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला। मुझे पता है कि आप कुछ ही घंटों के लिए कराची आए हैं मेरा ये इंटरव्यू करने के लिए। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब आपने दोबारा इंटरव्यू देना भी कोई नहीं है काफ़ी लंबे अरसे तक। सो डबली आपका शुक्रिया। और मैं बिलखुसूस आई एम वेरी हैप्पी कि हमने आपके करियर के बारे में बड़ी एक इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन की। मुझे ऐसा लगता है कि जिसके बारे में आपने पहले खुल के बात नहीं की, तो आई एम श्योर कि जो लोग देख रहे होंगे, स्पेशली आपके फैंस, आपके व्यूवर्स, आपके ड्रामों के चाहने वाले, वो इसको और ज़्यादा एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच ख्वातीनो हज़रात। आपके फीडबैक और आपके कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का और तारीफ़ों का
हमें हमेशा इंतज़ार रहता है। तो प्लीज़ हमारा TV1 का जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, वहाँ पे हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। और एज़ ऑलवेज़ ये जो पट्टी है जिस पे मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल चल रहा होगा, मुझे इंस्टाग्राम में DM के थ्रू या हमारे पोस्ट के ऊपर कमेंट्स के थ्रू आप बताएं आपको हमारा शो कैसा लगा, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके फेवरेट एक्टर्स और सेलिब्रिटीज़ के साथ आपकी मुलाकात कराते रहें। दुआ में याद रखिएगा। माय नेम इज़ हसन चौधरी, आई हैड विद मी वहाज अली, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द बिग फेक।